पुस्तक 36 अध्याय 11 अकथनीय। जी निन के हृदय लोक प्रक्षेपण ने पूरे पवित्र शहर को कवर किया और इसलिए उनकी आवाज स्वाभाविक रूप से इसके हर हिस्से में गूंज उठी। सच तो ये है कि सिल्क्सनो फाइंड पैलेस इस उपद्रव को यथासंभव नियंत्रित और कम करना चाहता था। सिर्फ ये तथ्य कि डॉल और डार्कनॉर्थ ने उन पर इतना बेशर्मी से हमला करने की हिम्मत की पहले से ही उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहा था। हालांकि अंत में वे उसे मार ही डालेंगे। वे स्वाभाविक रूप से चाहते थे कि इस मामले के बारे में कम लोगों को पता चले। अफसोस, जैसे ही निन का हृदय लोक प्रक्षेपण नीचे आया उन्हें पता चल गया कि इस रहस्य को छिपाना संभव नहीं है। हालांकि निंग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए बंदरों को डराने के लिए एक मुर्गे को मारना चाहता था। वह सबको बताना चाहता था कि वह कितना शक्तिशाली हो गया है। स्वाभाविक रूप से कुछ भी गुप्त रखने की कोई जरूरत नहीं थी। बिल्कुल प्रभावशाली। ये तो रोमांचकारी है। बस उसकी बातें सुनकर ही मैं रोमांचित हो उठता हूँ। क्या मैं कभी उस मुकाम तक पहुँच पाऊंगा जहाँ मैं 20 से ज्यादा शाश्वत सम्राटों के सामने खड़ा होकर उनसे कह सकूं कि मैं उनसे अकेले लड़ूंगा? अगर मुझे कभी ऐसा गौरवशाली क्षण मिल जाए तो अगले ही पल मर जाना भी सार्थक होगा। इससे पहले कभी कोई डाउलॉर्ड इतना शक्तिशाली नहीं हुआ है ना। पवित्र नगर के अनगिनत साधकों का खून निन की बातें सुनकर उत्तेजना से उबल पड़ा। उन सभी को लगा कि एक संसार डाउलॉर्ड का निन जैसा अभिनय करना अविश्वसनीय था। कुछ भी इसके लायक होगा। डाउल और डार्कनॉर्थ ने वास्तव में सिल्क्सनो के पवित्र शहर पर हमला कर दिया है। वह सिल्क्सनो फाइंड पैलेस के 26 सम्राटों का सामना कर रहा है। लड़ाई अभी शुरू होने वाली है। ये संभवतः डाउल और डार्कनॉर्थ की आखिरी लड़ाई होगी। वह संभवतः यहीं मर जाएगा। हटो हटो हटो। अगर तुम समय पर यहाँ नहीं पहुँचे तो ये लड़ाई नहीं देख पाओगे। ये बात तुरंत फैल गई। इस अविश्वसनीय घटना की खबर लगभग तुरंत ही अंतहीन प्रदेशों के सबसे प्रतिष्ठित संगठनों में फैल गई। क्या हेगेमोन ब्राइटशो भी यह सुनकर चौंक गया। उसने सचमुच सिल्क्सनो फाइंड पैलेस पर हमला किया। वह एक डाउलॉर्ड है। उसे इतनी हिम्मत कैसे मिली? उसने सचमुच सिल्क्सनो फाइंड पैलेस पर हमला कर दिया है। सम्राट एनचेन और एओनियंस के दूसरे सम्राट भी हैरान रह गए। वे निन के निशान ढूंढने के लिए बेतहाशा दौड़ रहे थे। उसे मारकर उस अनोखे ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट वृक्ष को वापस लेना चाहते थे। डाउल और डार्कनॉर्थ, आखिर उसे क्या हो गया है? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है या उसके पास कोई खास चीज है जिस पर वह भरोसा करने की सोच रहा है? लेकिन वह तो बस एक डाउलॉर्ड है और उसका सामना 8 पवित्र नगरों में से एक से हो रहा है। चलो जल्दी, हम देखने जा रहे हैं। मैं अभी जा रहा हूँ। सम्राट आइलहेडे ने तुरंत प्रस्थान की तैयारी की। मेरा अवतार तुम्हारे साथ रहेगा। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि यह डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ चरित्र क्या कर रहा है। हालांकि सम्राट एनचेन हमेशा एओनियन साम्राज्य की रक्षा करते थे, फिर भी उन्होंने इस लड़ाई को देखने के लिए अपने अवतार को भेजने का फैसला किया। खबर तेजी से पूरे अनंत प्रदेशों में फैल गई। 3 शक्तिशाली हेगेमॉन, कुछ प्रसिद्ध सम्राट और कुछ एकांत प्रिय कम ज्ञात सम्राट सभी उत्सुक हो गए और सिल्क्सनो सिटी की ओर तेजी से बढ़ने लगे। किसी ने कभी किसी डाउलॉर्ड के बारे में नहीं सुना था जो 8 पवित्र नगरों में से किसी एक को चुनौती देने की हिम्मत कर सके। ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। उत्सुकतावश वे सभी युद्ध स्थल की ओर दौड़ पड़े। अफसोस, दूरी बहुत ज्यादा थी। वहां पहुंचने में काफी समय लगना था। बहुत दुस्साहस, बहुत दुस्साहस। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि हम सब सम्राट मिलकर तुम्हें मार डालें? तुरंत झुकी हुई भौहों वाला और बदसूरत दिखने वाला सम्राट निंग पर चिल्लाने लगा। वह अपनी सीमाएं नहीं जानता। वह हमारी संयुक्त शक्ति के अधीन मरना चाहता है। अपने सपनों में ये सभी प्राचीन शाश्वत सम्राट दूर खड़े श्वेत वस्त्रधारी युवक को तिरस्कार से देख रहे थे। अगर वे सेना में शामिल हो जाते तो निंग को मार डालने पर भी उनकी कोई इज्जत नहीं होती। अनंत जीवन वाले सम्राटों के लिए इज्जत सबसे ज्यादा मायने रखती थी। अगर तुम मरना भी चाहते हो तो भी तुम 26 सम्राटों के एक साथ सम्मान पाने के लायक नहीं हो। आर्कन सिल्क्सनो ठंडी हंसी हंसा। उसने पीछे मुड़कर सम्राट की ओर देखा जिसकी पीठ पर काले पंखों का एक जोड़ा था और मन ही मन कहा, भाई ब्लैकरोट, सम्राट नाइटवल की मृत्यु डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ के हाथों हुई। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ बेहद ताकतवर है, बस मुझसे थोड़ा कमजोर। उसके भ्रम विशेष रूप से शक्तिशाली हैं। सम्राट नाइटवल की मृत्यु डार्कनॉर्थ के भ्रम के कारण हुई। तुम भ्रम पर अद्भुत कौशल के साथ पैदा हुए थे। तुम्हें उसके हृदय बल के भ्रम के आगे झुकना नहीं चाहिए। तुम पहले जाओ और उसकी शक्ति का परीक्षण करो। बहुत अच्छा। सम्राट ब्लैकरोट ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं जैसे वे ठंडी रोशनी से चमक रही हों। भाई ब्लड क्लाउड, आर्कन सिल्क्सनो ने काले वस्त्रधारी उस बुजुर्ग को जो लगभग उसके साथ ही खड़ा था एक और मानसिक संदेश भेजा। डाउल और डार्कनॉर्थ शायद मुझसे थोड़ा कमजोर है, लेकिन मेरा असली शरीर अभी भी बाहरी दुनिया से वापस आ रहा है। मेरे अवतार में कोई भी अच्छा हथियार नहीं है। यह शायद डार्कनॉर्थ का मुकाबला नहीं कर सकता। सभी उपस्थित सम्राटों में से केवल आप ही उसे आमने सामने की लड़ाई में हरा सकते हैं। आपको ही तय करना होगा कि हमें डार्कनॉर्थ से कैसे निपटना है। सम्राट ब्लड क्लाउड उन पुराने शैतानों में से एक था जो छाया से आर्कॉन सिल्क्सनो का साथ देता था। वह शक्ति में सिल्क्सनो के बराबर था। सम्राट ब्लड क्लाउड ने पूछा, क्या उसका कोई अजेय रूप नहीं है? नहीं, आर्कन सिल्क्सनो ने निश्चयपूर्वक उत्तर दिया। उसने निंग को मारने के लिए एक खजाने का इस्तेमाल किया था और तब तक निंग ने कोई अजेय रूप प्रकट नहीं किया था। आर्कन सिल्क्सनो को यकीन था कि निंग का कोई अजेय रूप नहीं था। इसके अलावा उसने कभी किसी को तलवार के दाव पर आधारित अजेय रूप विकसित करते नहीं सुना था। अफसोस, उसे अंदाजा भी नहीं था कि तलवार के दाव के लिए अजेय रूप बनाना बेहद मुश्किल तो था ही।
लेकिन हमेशा एक अपवाद जरूर होता था। निंग के ओमेगा स्वॉर्ड दाव के चौथे चरण तक पहुंचने के बाद उसने आखिरकार अपने लिए एक अजेय रूप हासिल कर लिया था, छायाहीन रूप। अगर उसके पास कोई अजेय रूप नहीं है तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उसे मार सकता हूँ। सम्राट ब्लड क्लाउड ने सिर हिलाया। मैं सम्राट ब्लैकरोट को भेज रहा हूँ कि वह पहले जाकर उसका परीक्षण करे। ध्यान से देखना, आर्कन सिल्क्सनो ने कहा। बहुत अच्छा, सम्राट ब्लड क्लाउड ने सिर हिलाया। वहां खड़े होकर सम्राटों के समूह ने वहां खड़े अनगिनत साधकों में भय पैदा कर दिया, लेकिन निंग पूरी तरह से अविचलित था। डाउल और डार्कनॉर्थ, क्या तुमने ही भाई नाइटवेल को मारा था? एक ठंडी आवाज गूंजी, जिसके बाद एक बदसूरत काले पंखों वाला एलियन सम्राट जानलेवा द्वेष से भरा हुआ समूह से बाहर उड़ता हुआ आया। हाँ, निंग की आवाज उसके हृदय लोक प्रक्षेपण में समाहित पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। और आप सम्राट ब्लैकरोट हैं? क्या आपने भी अपनी जान देने का फैसला कर लिया है? ठीक वैसे ही जैसे सम्राट नाइटवेल ने आपसे पहले किया था। त्रिलोक की शब्दावली में सम्राट ब्लैकरोट महादैत्य श्रेणी का था। वह एक पंख वाले राक्षस के रूप में पैदा हुआ था जिसे सड़ा हुआ मांस खाने का शौक था। उसका स्वभाव बेहद विचित्र और दुष्ट था और उसका पसंदीदा शौक लोगों का नरसंहार करना, उनके शरीर के सड़ने का इंतजार करना और फिर उनकी सड़ी हुई लाशों को खाना था। बस यही था, वह लोगों को खाने के लिए उनकी हत्या करता था। इस राक्षस ने बहुत पहले कई अन्य साधकों को नाराज किया था जो उसे मारना चाहते थे, इसलिए वह सिल्क्सनो फाइंड पैलेस के तत्वावधान में शामिल हो गया। मेरी जान ले लूं तुम्हारे लिए? सम्राट ब्लैकरोट क्रोधित हो गया। मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम्फ। निंग का शरीर थोड़ा सा झिलमिलाया क्योंकि उसने 3 सिर और 6 भुजाएं प्रकट की, फिर अपनी 6 उत्तर धनुष तलवारें तैयार कर लीं। सम्राट ब्लैकरोट काले कोहरे के एक विशाल बवंडर में बदल गया जो सीधे निंग की ओर बढ़ रहा था। यह कोई साधारण अजेय रूप नहीं था। सच तो ये था कि सम्राट ब्लैकफॉर्म इसी हमले में सबसे कुशल था। इस काले कोहरे से छुई कोई भी चीज तुरंत सड़ जाती, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं बचता। यहाँ तक कि सर्वोच्च डाउलॉर्ड भी इस हमले का सामना नहीं कर पाते। इसके अलावा उस काली धुंध में एक भयानक मायाजाल छिपा था। उसमें फंसा कोई भी व्यक्ति बिना किसी प्रतिरोध के मुस्कुराकर मौत को ढूंढ लेता। डाउल और डार्कनॉर्थ ने सम्राट ब्लैकरोट के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी है। सम्राट ब्लैकरोट एक अत्यंत भयानक शाश्वत सम्राट हैं। सर्वोच्च डाउलॉर्ड्स भी उन्हें अपमानित करने का साहस नहीं कर सकते। पवित्र नगर के असंख्य साधक ये सब देख रहे थे। दबाओ, निंग ने ठंडी चीख मारी। हृदयलोक प्रक्षेपण की पूर्व संयत ऊर्जा उस क्षेत्र में तुरंत भड़क उठी जहां काली धुंध स्थित थी। भयावह हृदयलोक प्रक्षेपण एक पिंजरे जैसा था जिसने काली धुंध को पूरी तरह से जकड़ लिया था, जिससे उसकी उड़ान की गति नाटकीय रूप से कम हो गई थी। अब तुम मर सकते हो। 6 तलवारें ज्वार की लहरों की तरह टूट पड़ीं और अपने साथ अत्यंत विनाशकारी शक्ति का आभामंडल लेकर आईं। अनगिनत सुनामी तलवारें उस काली धुंध में बह गईं जिससे कई डाउलॉर्ड्स भयभीत थे। हालांकि इसमें अत्यंत तीव्र संक्षारक और विषैले गुण थे और यह भयानक भ्रमों से भरा था, फिर भी दुश्मन के हमलों की शक्ति को कम करने के मामले में ये सम्राट नाइटवेल के अजेय रूप से कम प्रभावी नहीं था। नहीं, सम्राट ब्लैकरोट को तुरंत निराशा हुई और वह एक भयानक चीख के साथ बोला। मरने से पहले उसे जो आखिरी चीज महसूस हुई वह था पछतावा और आर्कन सिल्क्सनो के प्रति जहरीली नफरत। आर्कन सिल्क्सनो ने ही उसे चेतावनी दी थी कि डार्कनॉर्थ के भ्रम बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन डार्कनॉर्थ खुद आर्कन से थोड़ा कमजोर है। ब्लैकरोट को पूरा यकीन था कि अगर उसे आर्कन सिल्क्सनो से लड़ना भी पड़ा तो भी वह उसके कुछ दर्जन हमलों को रोक पाएगा। हालांकि डाउल और डार्कनॉर्थ ने उसे सिर्फ एक ही हमले में धूल चटा दी थी। आर्कन सिल्क्सनो से कमजोर, वह साफ तौर पर कहीं ज्यादा ताकतवर था। वूश! निंग की तलवार की परछाई से उसका काला धुंध रूप पूरी तरह से बुझ गया और सम्राट ब्लैकरोट निंग के अपनी प्रतिभा प्रकट करने के फैसले के बाद से निंग की तलवार के नीचे मरने वाला दूसरा सम्राट बन गया। दुनिया अपनी सामान्य शांति में लौट आई। निंग ने अपनी तलवारें वापस मंगवाईं और उन्हें म्यान में डाल दिया। वह सीधा खड़ा रहा और उन 25 पूरी तरह से विस्मित सम्राटों को देखता रहा। खासकर आर्कन सिल्क्सनो के चेहरे पर घोर अविश्वास का भाव था। उसे सचमुच विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ था। अभी कुछ ही देर पहले उसने डाउल और डार्कनॉर्थ पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। वह आदमी इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? ये बिल्कुल असंभव था। नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। आर्कन सिल्क्सनो इसे समझ नहीं पाया। एक डाउलॉर्ड इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? पुस्तक 36, अध्याय 12, सब एक साथ। आर्कन सिल्क्सनो और उसके सभी शाश्वत सम्राट स्तब्ध और अविश्वास की स्थिति में थे। वे अनगिनत वर्षों से उच्च पद पर आसीन होने के आदी थे और वे डाउलॉर्ड्स को तुच्छ समझते थे। सम्राटों और डाउलॉर्ड्स के बीच गुणात्मक अंतर था और दोनों के बीच की खाई स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की खाई जितनी बड़ी थी। प्राचीन काल से ही अनंत प्रदेशों में सत्ता के शिखर पर कभी कोई डाउलॉर्ड नहीं हुआ था। शक्ति के शिखर का क्या मतलब था? इसका मतलब यह नहीं था कि आप जरूरी तौर पर सबसे ताकतवर हैं, बल्कि इसका मतलब था कि आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पवित्र नगरों के आर्कॉन्स ये दावा करने में सक्षम थे। हो सकता है कि वे तीनों हेगेमॉन्स को हरा न पाएं, लेकिन कम से कम उन्हें हेगेमोनिक हमले का सामना करने में जिंदा रहने का भरोसा तो था, बशर्ते जाहिर है तीनों हेगेमॉन्स एक आर्कॉन को मारने की भारी कीमत चुकाने को तैयार न हों, वरना उन्हें मारना बेहद मुश्किल होता। ये लोग फ्लेमड्रैगन क्षेत्र में शक्ति के शीर्ष पर थे और डाउलॉर्ड्स कभी भी उनके रैंक में शामिल नहीं हुए थे। हाँ, वह तो डाउलॉर्ड है, वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? उसने सम्राट ब्लैकरोट को एक ही वार में मार डाला। वह बहुत ताकतवर है।
उसे तो आर्कन सिल्क स्नो से भी ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। 8 आर्कॉन्स में से कोई भी जरूरी नहीं कि उसका मुकाबला कर सके। क्या डाउलॉर्ड सचमुच इतने शक्तिशाली हो सकते हैं? क्या वह अपने दांवमज में सफल होकर सम्राट बन सकता है? पहले वह कितना शक्तिशाली था, ये देखते हुए अगर वह सचमुच अपने दांवमज में सफल हो जाता तो वह निश्चित रूप से एक हेगेमॉन बन जाता। वह बेहद शक्तिशाली है, लेकिन वह मुझे हेगेमोनिक दबाव का एहसास नहीं देता। शायद वह अभी हेगेमॉन नहीं है, वह अभी भी एक दावलॉर्ड है। लेकिन एक दावलॉर्ड इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ये सम्राट कई तरह की चीजों से भरे हुए थे। इसने उनके विश्व दृष्टिकोण को पूरी तरह से उलट दिया था, सामान्य ज्ञान को ही उलट दिया था। जब निंग ने अपनी उग्रता प्रकट की तो उसने इस धारणा को पूरी तरह से उखाड़ फेंका कि दावलॉर्ड्स किसी भी विचार के योग्य नहीं थे। अरे, सिल्क्सनो सिटी के बाहर शून्य में दूर हेगेमॉन ब्राइटशो था। वह चुपके से यहाँ आ गया था और दूर से देख रहा था। डार्कनॉर्थ वाकई इतना शक्तिशाली है। हेगेमॉन ब्राइटशो हैरान, खुश, लेकिन उलझन में भी था। वह इस बात से हैरान और खुश था कि ब्राइटशो साम्राज्य को आखिरकार एक नई बड़ी शक्ति, खुद के अलावा, मिल गई थी जो अंतहीन प्रदेशों के विभिन्न संगठनों को डराने में सक्षम थी। हालांकि उसकी उलझन इस बात से उपजी थी कि उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि निंग इतनी ताकतवर कैसे हो गई। निंग ने आर्कन सिल्क्सनो और उसके सम्राटों का सामना किया। अपनी आंखों में छिपी जानलेवा नजर को जरा भी छिपाने की जहमत नहीं उठाई। उसकी नजर आर्कन सिल्क्सनो पर टिकी रही और वह गुर्राया, क्या आर्कन सिल्क्सनो, अब तुम डर गए हो? मुझसे लड़ने से भी डर रहे हो? क्या तुम अपने सभी सम्राटों को मुझे घेरने और हमला करने के लिए भेजना चाहते हो? आर्कन सिल्क्सनो के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था। उसकी सफेद भौहें फड़क रही थीं और उसकी तैलीय हरी आंखें ठंडी रोशनी से भरी हुई थीं। तुम हिचकिचा क्यों रहे हो? तुम्हें किस बात का डर है? निंग ने उसे घूरा। क्या तुम मुझे ढूंढने की पूरी कोशिश नहीं कर रहे थे? मैं तुम्हारे पास ही आया हूँ और हम तुम्हारे अड्डे के सामने हैं, और अब तुम डर रहे हो? वे सचमुच डरे हुए थे। 25 सम्राटों में से केवल आर्कन सिल्क्सनो और सम्राट ब्लड क्लाउड ही काफी शांत रह पाए। जब उन्होंने दूर से पीठ पर काली म्यान लिए सफेद वस्त्र पहने उस युवक को देखा तो बाकियों को गहरा डर लगा। वे सचमुच उससे डरते थे क्योंकि वे जानते थे कि वह शायद उन्हें एक ही वार में मार सकता है। वह आर्कन सिल्क्सनो से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। वे उससे कैसे न डरते? हमें क्या करना चाहिए सिल्क्सनो? सम्राट ब्लड क्लाउड ने घबराहट में पूछा। ये डॉलॉर्ड डार्कनॉर्थ तुम्हारे दावे से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वह हम दोनों से भी ज्यादा ताकतवर है। तुम चाहते हो कि मैं उससे निपटूं? कैसे? घबराओ मत, घबराओ मत। आर्कन सिल्क्सनो ने अपने पुराने दोस्त को शांत करने के लिए जल्दी से एक मानसिक संदेश भेजा। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि वह इतना ताकतवर होगा। जब हम लड़े थे तब वह सचमुच मुझसे कमजोर था। दरअसल एक बार तो वह मेरे हाथों मारा भी गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया। लेकिन चिंता मत करो, मेरा असली शरीर पूरी गति से वापस आ रहा है और जल्द ही आ जाएगा। हम मिलकर दूसरे सम्राटों को आदेश देंगे कि वे उससे निपटने के लिए एक दल बनाएं। उससे निपटने के लिए कोई दल बनाओ। सम्राट ब्लड क्लाउड हिचकिचाया। डाउलॉर्ड के खिलाफ इसका इस्तेमाल, जब लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो हमारी बहुत बदनामी होगी। ऐसे समय में चेहरा मायने नहीं रखता। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ वाकई ताकतवर है और वह हमें ऐसा करने पर मजबूर करने के काबिल है। आर्कन सिल्क्सनो की आंखें ठंडे द्वेष से चमक उठीं और उसने मन ही मन कहा, चूंकि उसने हमारे घर और मुख्यालय सिल्क्सनो फाइंड पैलेस पर हमला किया है तो हमें उसे वो देना चाहिए जो वो मांगता है। हम सब मिलकर उसे मारने के लिए एक दल बनाएंगे। वह तलवार के दाव के रास्ते पर चलता है, उसका कोई अजेय रूप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे पास उसे मारने का मौका है। वह बहुत शक्तिशाली है। अगर हम कोई दल बना भी लें तो भी जरूरी नहीं कि हम कामयाब हों। सम्राट ब्लड क्लाउड अभी भी इस योजना से संतुष्ट नहीं था। चलो एक कोशिश करते हैं, हमारे पास अभी भी एक मौका है। सम्राट सिल्क्सनो ने भेजा। सभी डाउलॉर्ड पागल हो जाते हैं जब वे अपने डाउमज में असफल हो जाते हैं। अगर डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ भविष्य में अपने डाउमज में असफल हो जाता है तो वह आज से भी ज्यादा उन्मत्त हो जाएगा। अगर वह नहीं मरा तो शायद हमें जिंदगी भर छिपकर उससे बचना होगा। क्या तुम ऐसा जीवन जीने को तैयार हो? ठीक है, हम कोशिश करेंगे। सम्राट ब्लड क्लाउड ने सहमति जताई। मेरा असली शरीर अभी अभी आया है। आर्कन सिल्क्सनो ने प्रसन्नता से अपना चेहरा दिखाया। उसका अवतार अभी भी उसके असली शरीर से काफी कमजोर था, खासकर इसलिए क्योंकि उस पर कोई भी जबरदस्त जीवनदायी हथियार नहीं था। हालांकि यह सब बताने में समय लगा। निंग द्वारा सम्राट ब्लैकरोड को मारे जाने और कुछ शब्द कहे जाने के कुछ ही सेकंड बाद ठीक इसी क्षण दूर से एक आयामी लहर दिखाई दी। निंग अपना सिर घुमाए बिना नहीं रह सका। तभी उसने देखा कि एक दुबला पतला सफेद वस्त्र पहने आदमी तेज गति से शहर की ओर उड़ रहा था। उसकी सफेद भौहें फड़क रही थीं। यह आर्कन सिल्क्सनो था। तुम बहुत जल्दी आ गए। निंग धीरे से हंसा। तुम्हारे अवतार को मारना व्यर्थ है। मैं तुम्हारे असली शरीर के आने का इंतजार कर रहा था। बहुत दुस्साहस। आर्कन सिल्क्सनो तुरंत आगे की ओर उड़ गया और सम्राट ब्लड क्लाउड व अन्य लोगों के साथ मिलकर गुस्से से दहाड़ने लगा। साथ ही सम्राटों, डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ ने सचमुच हम पर सिल्क्सनो फाइंड पैलेस पर हमला करने की हिम्मत की है। आओ हम उसे मौत के घाट उतार दें। सब लोग हमला करो, आक्रमण करना, हमला करो। आर्कन सिल्क्सनो और सम्राट ब्लड क्लाउड दोनों ही हत्या करने की इच्छा से भरे हुए थे। चूंकि वे समूह के नेता थे इसलिए अन्य सम्राट भी उनके नेतृत्व में हमला करने के लिए एक साथ आ गए। हालांकि कुछ यहाँ साक्षात उपस्थित थे लेकिन अधिकांश केवल अवतार थे।
हालांकि सम्राट श्रेणी के अवतारों में अविश्वसनीय रूप से प्रबल अमर ऊर्जा होती थी और जब उनका उपयोग एक दल बनाने के लिए किया जाता था तो वे अपने वास्तविक शरीर से ज्यादा कमजोर नहीं होते थे। अचानक एक विशाल रक्त रंग का चक्र प्रकट हुआ और धीरे धीरे घूमने लगा और निंग की ओर बढ़ने लगा। ये हत्यारी संरचना अंतहीन प्रदेशों में अविश्वसनीय रूप से प्रसिद्ध थी। इसे रक्त चक्र के साथ हत्यारे संरचना के रूप में जाना जाता था। इसे दाओ गठबंधन के एक एकांतप्रिय और प्राचीन सम्राट ने बनाया था और सिल्क्सनो फेंट पैलेस इसका उपयोग अपनी रक्षा और अपने विरोधियों से लड़ने के लिए करते थे। क्या भयानक हत्यारी संरचना है। पवित्र नगरी के अनगिनत साधकों ने अपनी सांसें रोक लीं। उन्हें आभास हो गया था कि इस बार दाओ लॉर्ड डार्कनॉर्थ सचमुच खतरे में है। आर्कन सिल्क्सनो और इतने सारे अन्य सम्राटों द्वारा स्थापित इतनी भव्य संरचना का भला कौन विरोध कर सकता है। निंग हंसा। एक संरचना, बस इतना ही है तुम्हारे पास। निंग से शक्ति का एक अदृश्य उभार निकला। हृदय शक्ति उन्मूलक। निंग का ओमेगा स्वॉर्ड दाव पहले ही चौथे चरण में पहुंच चुका था, जिससे उसकी हृदय शक्ति उन्मूलन कला पहले से भी ज्यादा गहन हो गई थी। निंग का हृदय शक्ति उन्मूलन करता हमेशा से ही उसके ओमेगा स्वॉर्ड दाव के रहस्यों पर आधारित रहा था। अब विनाश की एक भयानक इच्छा शक्ति ने 20 से ज्यादा सम्राटों की आत्माओं और सच्ची आत्माओं पर प्रहार किया। हालांकि यह संरचना दुर्जेय थी, फिर भी इसने निंग की हृदय शक्ति को जरा भी प्रभावित नहीं किया। उन्मूलन। 2500 सम्राटों ने महसूस किया कि उनकी आत्मा और सच्ची आत्माओं पर एक शक्तिशाली प्रहार हुआ है और उन्होंने प्रहार का प्रतिरोध करने के लिए जल्दी से अपने दाव हृदय पर भरोसा किया। चीखों की एक श्रृंखला गूंजी। 20 से ज्यादा सम्राटों में से 5 वहीं मर गए। उनकी आत्माएं नष्ट हो गईं। निंग थोड़ा हैरान था। उसका हृदय बल उन्मूलनक अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, जिससे उसे सर्वोच्च दाव लॉर्ड्स को भी मारने का मौका मिल गया था। हालांकि वह जानता था कि ये सभी शाश्वत सम्राट बहुत लंबे समय से जीवित थे और उनके दाव हृदय अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होने के लिए तैयार किए गए थे। हृदय बल उन्मूलनक का उपयोग करके उनका वध करना काफी मुश्किल रहा होगा। उसने एक ही वार में 5 को कैसे मार डाला। बात तो समझ में आती है। जो मरे थे वे सब अवतार थे। आखिरकार अवतारों में तो असली शरीर की ईश्वरीय अनुभूति का एक अंश ही होता है। निंग को अचानक समझ आ गया। अवतारों में उनके स्वामी की ईश्वरीय शक्ति का अंश समाहित था। उनकी आत्माएं वास्तविक शरीरों की आत्माओं से कहीं कमजोर थीं और इसलिए वे हृदय बल के आक्रमणों का प्रतिरोध करने में कहीं अधिक कमजोर थीं। इस प्रकार उनमें से 5 निंग हृदय बल उन्मूलनकर्ता के हाथों तुरंत नष्ट हो गए। अच्छा नहीं है, हमारा गठन टूट गया है। जल्दी करो, एक अलग संरचना में इकट्ठा हो जाओ। आर्कन सिल्क्सनो और सम्राट ब्लड क्लाउड को तुरंत एहसास हो गया कि वे मुश्किल में हैं। अब चूंकि 5 सम्राटों के अवतार नष्ट हो चुके थे, उनकी संरचना भी बिखर चुकी थी। अपने नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने तुरंत संरचना का एक अलग रूप धारण कर लिया। रक्त चक्र के साथ हत्यारे संरचना को स्थापित करने के लिए कम से कम 7 लोगों का होना जरूरी था, लेकिन यह अनिश्चित काल तक बढ़ सकती थी। उन्हें बस संरचना में थोड़ा बदलाव करना था और वे उल्लंघनों की भरपाई कर सकते थे। हालांकि चीजें उतनी आसानी से नहीं हुई जितनी उन्होंने उम्मीद की थी। ड्रीम स्टार कला हार्ट फोर्स एराडिकेटर को मुक्त करने के बाद निंग ने तुरंत अपने ड्रीम स्टार ब्रह्मों को अंजाम दिया। ड्रीम स्टार कला हार्ट फोर्स एराडिकेटर से भी ज्यादा कपटी थी। इससे बचाव करना मुश्किल था और यह पूरी तरह से अदृश्य थी, जिससे सम्राटों को भ्रम में फंसाया जा सकता था, इससे पहले कि उन्हें पता भी चले कि क्या हो रहा है। ये याद रखना चाहिए कि सम्राट नाइटवल का दाव हृदय अत्यंत शक्तिशाली था, फिर भी वह भ्रमों में फंसा हुआ था। कोई कल्पना कर सकता है कि निंग की ड्रीम स्टार कला कितनी शक्तिशाली हो गई होगी। जो आर्कॉन उसके समान स्तर के थे वे शायद इसका प्रतिरोध कर पाएं, लेकिन जो उससे एक स्तर नीचे थे उनके लिए इससे बचाव करना काफी मुश्किल होगा। बचे हुए सम्राटों में से कुल 16 तुरंत ड्रीम स्टार के भ्रमजाल में फंस गए। 5 मर चुके थे जबकि 16 भ्रमजाल में फंसे हुए थे। एक भी वार से पहले ही रक्त चक्र के साथ हत्यारे का पूरा समूह बिखर गया। पुस्तक 36 अध्याय 13 पूर्ण नरसंहार। हमारा गठन। आर्कन सिल्क्सनो और सम्राट ब्लड क्लाउड दोनों ही अचंभित थे। अभी केवल 5 सम्राट ही अपनी मन की स्पष्टता बनाए रख पा रहे थे, जिनमें वे दोनों भी शामिल थे। उनके लिए रक्त चक्र के साथ हत्यारे गठन को जारी रखना संभव नहीं था। हमला हार्ट फोर्स एराडिकेटर और ड्रीमडस्ट भ्रम को लगातार अंजाम देने के बाद जी निंग ने अपनी चाल चली। गड़गड़ाहट। निंग के आसपास के क्षेत्र में प्रकाश के अनगिनत चाप प्रकट हुए। उसी समय निंग के ऊपर सुनहरे पंखों का एक चमकदार सुंदर जोड़ा भी प्रकट हुआ। सुनहरे पंखों के निर्देशन में तलवार के प्रकाश के अनगिनत चाप तलवार के ताव द्वारा उत्पन्न एक अराजकतापूर्ण संसार में आकार लेने लगे। फिर सुनहरे पंख हवा में गर्जना करते हुए तुरंत सम्राटों की ओर उड़ गए। सुनहरे पंख बस बहुत दूर बहुत तेज उड़ रहे थे। उनकी उड़ान निंग की उड़ान की गति से कम 10 गुना तेज रही होगी। बूम 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 बूम। ओमेगा स्वॉर्ड दाव यिन यांग। इस क्षेत्र का निर्माण आंशिक रूप से महारत हासिल हेगेमोनिक गुप्त कलाओं की एक जोड़ी के माध्यम से किया गया था और इसकी शक्ति इतनी महान थी कि इसकी कल्पना करना असंभव था। सुनहरे पंख हवा में गर्जना करते हुए उन सम्राटों के दिव्य शरीरों को चीर रहे थे जो स्वयं उपस्थित थे। सभी अवतारों के शरीर सर्वोच्च शाश्वत खजानों के बराबर थे, जिससे उन्हें मारना असंभव था। लेकिन असली सम्राटों के शरीर तुलनात्मक रूप से काफी कमजोर थे।
हालांकि निंग के पास एक अनमोल आधिपत्य विरासत थी, फिर भी उसे अपने शरीर को उच्च स्तरीय शाश्वत खजाने के स्तर तक प्रशिक्षित करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में खजानों का उपयोग करना पड़ा। इनमें से ज्यादातर सम्राटों के शरीर निम्न श्रेणी के शाश्वत खजानों के बराबर थे, कुछ मध्यम श्रेणी के शाश्वत खजानों के स्तर तक पहुंच गए थे और बहुत कम ही उच्च श्रेणी के शाश्वत खजानों के स्तर तक पहुंच पाए थे। अगर वे अपनी रक्षा पर ध्यान केंद्रित कर पाते तो वे ऐसा कर पाते, लेकिन वे भ्रम में फंसे हुए थे और जवाबी हमला करने में पूरी तरह असमर्थ थे। निंग उन पर बिना किसी दंड के हमला कर सकता था। ऐसी स्थिति में वे कैसे टिक पाते? ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा तब हुआ था जब निंग अभी भी बहुत कमजोर था और अजूर फ्लावर एस्टेट का दौरा किया था। हालांकि उस समय उसका शरीर किसी निम्न श्रेणी के अनंत खजाने के बराबर था, फिर भी 2 पर्यवेक्षकों में से एक ने उसे लगभग मार ही डाला था। शुक्र है कि उसके पास हेगेमोन कवच था। हालांकि इन सम्राटों के पास निश्चित रूप से हेगेमोनिक कवच नहीं था। वार वार वार, पलक झपकते ही सुनहरे पंखों के तीखे पंखों ने 6 शाश्वत सम्राटों को चीर डाला। वे टुकड़े टुकड़े हो गए, फिर प्रकाश के अनगिनत चापों से धूल में मिल गए। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। 2 शाश्वत सम्राटों में इतनी प्रबल सुरक्षात्मक दिव्य शक्तियां थीं कि वे बच गए। 6 और गिरे। निंग ने जरा भी दया नहीं दिखाई। सिल्क्सनो फाइंड पैलेस के बैनर तले सम्राटों को मारने की इच्छा के अलावा उसके मन में कुछ भी नहीं था। वे सभी निस्वार्थ स्वार्थ की सीमा से आगे बढ़कर सच्चे राक्षस बन गए थे। इसीलिए इतने सारे सम्राट उनसे नफरत करते थे और उन्हें मार डालना चाहते थे। हालांकि इन राक्षसों ने मिलकर एक शक्तिशाली संगठन बना लिया था, जिससे दूसरे सम्राट उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। खनक खनक खनक, तलवार की रोशनी लगातार अवतारों से टकरा रही थी, जिससे खनक की आवाजें निकल रही थीं। हालांकि अवतार इन प्रहारों को सहने में कामयाब रहे। जहां तक 3 सम्राटों की बात है जो अपनी मानसिक स्पष्टता बनाए रखने में सक्षम थे, वे इस बात से पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उनमें से 6 तो लगभग तुरंत ही मर गए थे। अब जाकर उन्हें समझ आया कि डाउल और डाकनॉर्थ में उन्हें आसानी से मारने की शक्ति थी। आर्कन, हम उससे सीधे तौर पर नहीं लड़ सकते। आर्कन, अब हम जाने वाले हैं। लेकिन वे दोनों जो भ्रमों में फंस गए थे, लेकिन जिनके पास पर्याप्त रूप से मजबूत सुरक्षात्मक दिव्य क्षमताएं थीं और इस तरह निंग के हमलों से बच गए थे, अब आखिरकार अपने होश में आ गए। उन्होंने जो देखा उससे वे भयभीत हो गए और तुरंत भागने लगे। उनके पास दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाने का समय नहीं था। उन्होंने तुरंत भागने के लिए अपने सबसे अच्छे भागने वाले खजानों का इस्तेमाल किया। तलवार दाव, अराजकता जगत और हृदय जगत प्रक्षेपण के दोहरे दमनकारी प्रभावों ने उनकी उड़ान की गति को नाटकीय रूप से कम कर दिया और वे जरूरत से 1 मिनट भी ज्यादा समय नहीं बिताना चाहते थे। कुछ ही क्षण पहले आर्कन, सिल्क्सनो और सम्राट ब्लड क्लाउड निंग को घेरने और उस पर हमला करने में सम्राटों का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन पलक झपकते ही 6 सम्राट नष्ट हो गए, 5 अवतार नष्ट हो गए और शेष सभी अवतार भ्रम में फंस गए। बचे हुए सभी सम्राट भागने लगे। केवल आर्कन, सिल्क्सनो और सम्राट ब्लड क्लाउड ही सुरक्षित और स्वस्थ बचे थे। फिलहाल ये गुप्त कला। सम्राट ब्लड क्लाउड के चेहरे पर एक भद्दा भाव था जब वह तलवार की रोशनी के अनगिनत चापों और सुनहरे पंखों की जोड़ी को घूर रहा था। सिल्क्सनो, तुम सच में मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वह तुमसे थोड़ा कमजोर है? ये गुप्त कलाएं तो हमारी शक्ति के स्तर से कहीं ज्यादा हैं। मुझे कैसे पता था कि वह इतना शक्तिशाली है? आर्कन, सिल्क्सनो भी निराश और बेचैन महसूस कर रहा था। अरे, आर्कन, सिल्क्सनो का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। डाकनॉर्थ कहाँ है? वह अचानक गायब हो गया। एक हत्या कला, मैंने उसकी हत्या कला के बारे में सुना है। सम्राट ब्लड क्लाउड का चेहरा भी तनावग्रस्त हो गया। उसे ये भी एहसास हुआ कि निंग गायब हो गया है और यह बात दोनों को चौंका गई। रक्त का एक अंतहीन समुद्र उभरने दो, सम्राट ब्लड क्लाउड ने गुर्राते हुए कहा। तुरंत अपने अजेय रूप को प्रकट किया और रक्त के एक विशाल समुद्र में परिवर्तित हो गया, जिसने आसपास के क्षेत्र को भर दिया और आर्कन, सिल्क्सनो की रक्षा की। वार, तलवार की रोशनी की एक लकीर खूनी लहरों को चीरती हुई निकली। ये डाकनॉर्थ है। सम्राट ब्लड क्लाउड और आर्कन, सिल्क्सनो दोनों पीले पड़ गए जब 3 सिर वाले, 6 भुजाओं वाले सफेद वस्त्रधारी निंग अचानक प्रकट हुए। निंग ने अपनी 6 उत्तरी धनुष तलवारों का इस्तेमाल खून की लहरों को चीरते हुए सीधे आर्कन, सिल्क्सनो की ओर निशाना साधा। उसने ठंडे स्वर में कहा, सिल्क्सनो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। निंग के गॉडविंग्स वाकई बेहद तेज थे। निंग खुद थोड़ा धीमा था, लेकिन फिर भी वह आर्कॉन, सिल्क्सनो से तेज था, खासकर अब जब आर्कॉन हार्टफुल प्रोजेक्शन से दबा हुआ था। हालांकि आर्कॉन, सिल्क्सनो ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने 6 भुजाएं भी प्रकट की, जिनमें से प्रत्येक में एक वॉरब्लेड था और वह निंग की ओर बढ़ रहा था। फुफ, निंग की तलवारें पानी की तरह बह रही थीं, अपने साथ तलवारों की रोशनी की सुनामी ला रही थीं। उनमें ज्वार की लहरों जैसी विस्फोटक शक्ति तो थी ही, साथ ही वे अविश्वसनीय रूप से कोमल भी थीं, लगभग किसी प्रेमी के दुलार जैसी। अरे, आर्कन, सिल्क्सनो का चेहरा बदल गया। उसने निंग की कोमल और लगभग अदृश्य तलवारबाजी को रोकने के लिए अपने 6 वारब्लेड इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन निंग के उन्नत हाथ स्वॉर्ड ने उसकी तलवारबाजी को पहले से भी ज्यादा भयावह बना दिया। उसके हमले भी काफी तेज थे, जिससे आर्कन, सिल्क्सनो को उन्हें रोकने का कोई मौका नहीं मिला।
तलवार की रोशनी की दो धारियां उसके शरीर के चारों ओर उंगलियों की तरह लिपट गईं और उसे गांठों में बांधने लगीं। फुफकार। आर्कॉन सिल्क्सनो तुरंत अनगिनत बर्फ के टुकड़ों में बदल गया जो दूर भाग गए और फिर से आकार लेते हुए गायब हो गए। भाग रहे हो? निंग भी थोड़ा बेचैन हो गया। उसे यकीन नहीं था कि वह आर्कॉन सिल्क्सनो को मार पाएगा, क्योंकि उसके प्रतिद्वंद्वी का रूप अभेद्य था। अच्छे अभेद्य रूपों से निपटना बहुत मुश्किल होता है। वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? उसकी तलवारबाजी तो बहुत तेज है। उसने मुझे सिर्फ एक ही वार में हरा दिया। आर्कन सिल्क्सनो घबराकर इधर उधर भाग रहा था। ये याद रखना जरूरी है कि वह पहले भी निंग पर आसानी से हावी हो जाता था। अगर हेगेमोन कवच न होता तो शायद वह निंग को पहले ही मार चुका होता। हालांकि अब उसके और मौजूदा निंग के बीच ताकत का अंतर उतना ही ज्यादा था जितना उसके और पुराने निंग के बीच था। बस अंतर उलट गया था। वास्तव में निंग का लाभ वास्तव में थोड़ा अधिक था। नष्ट हो जा। निंग ने अपनी 5 उत्तरी धनुष तलवारें हटा दी, फिर छठी तलवार को अपने सभी 6 हाथों से पकड़ लिया। उसने अपनी सारी शक्ति से अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। ओमेगा स्वॉर्ड दाव, हेवन ब्रेकर। धमाका। पवित्र नगर के ऊपर का पूरा खाली क्षेत्र मानो पूरी तरह से बिखर गया हो। उस घने अंधेरे में एक भयंकर ज्वार भाटा उमड़ पड़ा, एक ऐसी ज्वार भाटा जिसमें अपने रास्ते में आने वाले सभी को नष्ट करने की शक्ति थी। ये तलवार की रोशनी की सुनामी थी और इसे देखने वालों को शक्तिहीनता का एहसास हुआ। यहाँ तक कि दूर से देख रहा हेगेमोन ब्राइट शो भी दंग रह गया। कितनी शक्तिशाली तलवारबाजी थी। इस क्षण कर्म भी दब गया। अंतरिक्ष समय जम गया। सभी आयाम और लौकिक बुलबुले अपनी जगह जम गए। यहाँ तक कि सम्राट रक्त बादल, जो अभी भी रक्त के समुद्र के रूप में था, भी भय का अनुभव कर रहा था। ये परम शक्ति थी और इसने किसी भी चीज से ज्यादा भय पैदा किया। असंभव। आर्कन सिल्क्सनो को यकीन ही नहीं हुआ। उसने बचाव के लिए अपने 6 युद्ध ब्लेड इस्तेमाल करने की कोशिश की। धमाका। वह एक प्रार्थना करने वाले मेंटिस की तरह था जो अपनी भुजाओं से रथ को रोकने की कोशिश कर रहा था। तलवार की रोशनी की भयानक लहर ने आर्कॉन सिल्क्सनो को तुरंत अपने वश में कर लिया और कुचल दिया, और उसकी दिव्य शक्ति पल भर में अनगिनत बर्फ के टुकड़ों में बिखर गई। बर्फ उड़ गई और दूर जाकर राख जैसे चेहरे वाले आर्कॉन सिल्क्सनो में बदल गई। उसे कोई चोट नहीं आई, लेकिन अभी अभी उसे जो मानसिक आघात लगा था उसका उस पर गहरा असर हुआ। सिल्क्सनो, डार्कनॉर्थ बहुत ज्यादा ताकतवर है। हमारे पास उससे लड़ने का कोई रास्ता नहीं है। चलो चलते हैं। सम्राट ब्लड क्लाउड भागने लगा। छोड़ो। और कहाँ जाओ? अभी अभी उसका वार इतना जोरदार था कि उसने स्पेस टाइम को भी संकुचित कर दिया। हमारे पास स्पेस टाइम को चीरकर भागने का भी कोई रास्ता नहीं है। आर्कन सिल्क्सनो मानो पागल हो गया था। वह मन ही मन दहाड़ा, अगर हमें बचना है तो हमें अपने सबसे जरूरी खजानों का इस्तेमाल करना होगा। चूंकि हम उनमें से कम एक का इस्तेमाल तो करने ही वाले हैं, तो चलो उन्हें इस्तेमाल करके उसे मारने की कोशिश करते हैं। हम में से हर एक उनमें से एक का इस्तेमाल करेगा। हो सकता है हम उसे मार भी डालें। सम्राट ब्लड क्लाउड स्तब्ध रह गया। अगर हम उसे मार नहीं पाए तो जब तक वह जिंदा है हमें छिपना पड़ेगा, आर्कन सिल्क्सनो ने कहा। चलो कोशिश करते हैं। उसका कोई अजेय रूप नहीं है। हो सकता है हम उसे मार डालें। ठीक है। सम्राट ब्लड क्लाउड को भी लगा कि इस तरह का जीवन बहुत ही कायरतापूर्ण होगा। अगर दोनों इतने डर गए कि तुरंत भाग गए तो जब तक निंग जिंदा है उन्हें छिपे रहना ही होगा। बेहतर होगा कि पूरी ताकत से कोशिश की जाए। शायद वे इस भयानक दावलॉर्ड को मारने में कामयाब हो जाएं। जाओ। आर्कन सिल्क्सनो ने एक टूटा हुआ धूसर लंबा भाला निकाला और उसे हवा में उड़ा दिया। ये देखने में तो बिल्कुल साधारण था और इसमें कोई खास आभा भी नहीं थी, लेकिन पवित्र नगर के अनगिनत साधकों ने इसे देखकर बेहद डर का अनुभव किया। वे सभी जानते थे कि भाले में छिपी शक्ति का जरा सा अंश भी शायद उन सभी को मार डालने के लिए काफी होगा। मार डालो। सम्राट ब्लड क्लाउड ने एक घुमावदार, चमकती हुई वस्तु निकाली। वस्तु का असली रूप देखना मुश्किल था। सम्राट ब्लड क्लाउड ने दांत पीसकर उसे बाहर की ओर उड़ा दिया। फुफ। एक चमकदार अर्धचंद्र तुरंत आसमान में प्रकट हुआ। उसकी रोशनी धुंधली और हल्की थी। ये बेहद खूबसूरत अर्धचंद्र निंग की ओर धीमी गति से उड़ रहा था, लेकिन असल में यह उस धूसर लंबे भाले से भी थोड़ा तेज चल रहा था। उसे मरना ही होगा। आर्कन सिल्क्सनो और सम्राट ब्लड क्लाउड दोनों उत्सुकता से देख रहे थे। यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। पुस्तक 36, अध्याय 14। दूर दूर तक फैला हुआ अर्धचंद्राकार चांद की रोशनी बहुत धीमी लग रही थी, लेकिन असल में वह बहुत तेज थी। इसके अलावा उसकी रोशनी ने जी निंग को पूरी तरह से ढक लिया था, जिससे वह अपनी छायाहीन बचाव कला से भी बच नहीं पा रहा था। तो यह एक हेगेमोन की शक्ति है। मेरे लिए खुद को परखने का एक बेहतरीन मौका। निंग युद्ध करने की इच्छा से भरा हुआ था और उसके 3 सिरों वाले 6 भुजाओं वाले रूप ने रक्षात्मक तलवार कला के साथ सभी 6 उत्तरधनुष तलवारें चला रखी थीं। फुफकार। अर्धचंद्र तुरंत निंग की ओर टूट पड़ा, जो एक अत्यंत सुंदर वस्तु थी, लेकिन भयानक खतरे से भरी हुई थी। निंग की तलवार की रोशनी भी भड़क उठी और एक हल्की सुनामी में बदल गई जो उसके चारों ओर घूमती रही। एक भंवर बना जो फिर एक ब्लैक होल में बदल गया। हालांकि ब्लैक होल की सीमाओं पर सुनामी की तलवार की रोशनी की कुछ लहरें दिखाई दे रही थीं। धमाका। अर्धचंद्राकार चांद धीरे से ब्लैक होल में उड़ गया। धमाका। पवित्र नगरी के ऊपर का आकाश अचानक फट गया और स्पेस टाइम खुद ही अलग हो गया, जिससे दरारों और विकृत आयामों की कई परतें बन गईं। यहाँ तक कि निंग भी शॉकवेव के बल से अनियंत्रित होकर पीछे की ओर गिर गया। निंग को एहसास हो रहा था कि कैसे हमला उसकी सुरक्षा की परतों को चीरता हुआ उस पर टूट पड़ा। निंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
उसका पूरा शरीर थोड़ा सुन्न सा महसूस हो रहा था, लेकिन वाकई अच्छा लग रहा था। उसने जो भी प्रशिक्षण लिया था और जो भी विरासतें हासिल की थीं, उन सब की बदौलत आखिरकार वह उस मुकाम पर पहुंच गया था जहां वह आसानी से एक आधिपत्यवादी हमले को रोक सकता था। हालांकि हमला अभी भी उस पर हावी था, उसका शरीर बिल्कुल स्थिर था, उसने खून भी नहीं थूका था। इसका मतलब था कि ताकत में कोई खास अंतर नहीं था। अब मैं आर्कॉन्स के बीच शक्ति के शिखर पर खड़ा हूँ। मैं हेगेमॉन्स के बहुत करीब हूँ, जबकि मेरी तलवारबाजी बेहद रक्षात्मक है। आर्कॉन, सिल्क स्नो और सम्राट ब्लड क्लाउड मुझ पर जो खजाने फेंक रहे हैं, वे अब मेरे लिए ज्यादा खतरा नहीं है। निंग मुस्कुराया। फुफ। ठीक इसी समय वह सादा सा दिखने वाला धूसर भाला उसकी ओर उड़ता हुआ आया। भाले की नोक एक अत्यंत भयानक विनाशकारी शक्ति से भरी हुई थी। जैसा दिखता है, उसे देखते हुए ये सिथे द्वारा छोड़ा गया कोई अवशेष होना चाहिए था। निंग ने भाले को अपनी ओर उड़ते हुए देखा और उसकी शक्ति का आकलन करते हुए काफी निश्चिंत महसूस कर रहा था। मुझे आश्चर्य है कि सिथे ने भाले की नोक में इतनी भयानक शक्ति भरने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई होगी। तलवार की सुनामी एक बार फिर उसके चारों ओर प्रकट हुई, फिर एक काले छेद में बदल गई जो हमलावर भूरे भाले से बचाव करने लगा। क्रैक। स्पेस टाइम उसके चारों ओर बिखरने लगा और वास्तविकता के ताने बाने में एक नुकीला घाव उभर आया, जैसे धूसर शक्ति का एक उभार उसे चीरता हुआ सीधा निकल गया हो। निंग एक बार फिर उस प्रहार से पीछे की ओर उड़ गया। हालांकि इसका वर्णन करने में समय लगा, लेकिन अर्धचंद्र और सादे भाले के लगातार हमले वास्तव में लगभग तात्कालिक थे। निंग पीछे की ओर उड़कर गिरा और स्पष्ट रूप से नुकसान में था, लेकिन उसने खून की उल्टी भी नहीं की। गंभीर चोटें तो दूर की बात है, क्या? लेकिन ये कैसे संभव है? आर्कन, सिल्क स्नो और सम्राट ब्लड क्लाउड अब पूरी तरह से स्तब्ध थे। वह वास्तव में एक आधिपत्यवादी प्रहार का सीधा सामना करने में सक्षम था, और वह घायल भी नहीं हुआ। आर्कन, सिल्क स्नो को क्रोध और अविश्वास का एहसास हुआ, लेकिन वह ये भी समझ गया कि अब उसके और डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ के बीच शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ के पास न केवल दुर्जेय आक्रमण थे, बल्कि उसके पास उससे भी अधिक भयानक बचाव थे। उसने एक आधिपत्यवादी प्रहार का सामना यूं ही कर लिया था। सिल्क स्नो, हम हार गए, हम पराजित हो गए, हम उसे हरा नहीं सकते, हमारे पास कोई मौका नहीं है। सम्राट ब्लड क्लाउड दर्द से भर गया, लेकिन उसने एक स्पेस टाइम सुरंग को चीर दिया और खून की एक विशाल लहर की तरह उसमें भाग गया। इस समय आर्कन, सिल्क स्नो का मन कई विचारों से भरा हुआ था। कुछ ही समय पहले वह फ्लेमड्रैगन रिल्म्स के सबसे विशिष्ट व्यक्तियों में से एक था, पवित्र नगरों के 8 आर्कनों में से एक। आज एक साधारण डाउलॉर्ड ने उसे इतनी बुरी हालत में पहुंचा दिया था कि उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। आर्कन, सिल्क स्नो समझ गया था कि उसकी शक्ति निंग से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। मैं हार गया, मैं हार गया। हालांकि ये यहीं खत्म नहीं होता। मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। आर्कन, सिल्क स्नो ने निंग को गहरी नजर से देखा। जिस डाउलॉर्ड को वह कभी तुच्छ समझता था, वह अब उसका अब तक का सबसे भयानक दुश्मन बन गया था। आर्कन, सिल्क स्नो ने फिर सारे विचार त्याग दिए, एक स्पेस टाइम चीरकर उसमें भाग गया। निंग को हेगेमोनिक हमलों ने पीछे धकेल दिया था, जिसके परिणामस्वरूप उसके ओमेगा स्वॉर्ड दाव हेवनब्रेकर ने स्थानीय स्पेस टाइम पर अपना दमनकारी प्रभाव खो दिया था। यही कारण था कि आर्कन, सिल्क स्नो और सम्राट ब्लड क्लाउड आसानी से स्पेस टाइम को चीरकर भागने में सक्षम थे। आर्कॉन, सिल्क स्नो और सम्राट ब्लड क्लाउड दोनों ही अपने और अपने दुश्मन के बीच की शक्ति के अंतर को समझ गए थे। उन्होंने बुद्धिमानी से पीछे हटने का फैसला किया। जी निंग एक बार फिर अंतरिक्ष के खालीपन में खड़ा हो गया। अब उसके आसपास कोई साधक नहीं था। सिल्क स्नो और ब्लड क्लाउड पहले ही अंतरिक्ष समय को चीरकर भाग चुके थे, जबकि सम्राटों के बचे हुए अवतारों ने उस क्षण का फायदा उठाया जब निंग पर अर्धचंद्र और सादे लंबे भाले का हमला हो रहा था और वे हर दिशा में भाग गए। आखिरकार एक शक्तिशाली अवतार बनाना आसान या सस्ता नहीं था। वे खुद को समर्पित करने को तैयार नहीं थे, और इसलिए पवित्र शहर के ऊपर हवा में एकमात्र व्यक्ति सफेद वस्त्र पहने युवक था। पवित्र नगरी के अनगिनत साधक, जिनमें हजारों डाउलॉर्ड भी शामिल थे, निंग को घूर रहे थे। वे पूरी तरह से स्तब्ध थे। उनमें से किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि यह अंतिम परिणाम होगा। आर्कन, सिल्क स्नो भाग गया। अन्य सम्राट भी या तो मर गए या भाग गए, मृत्यु या पलायन। अब केवल डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ ही बचा है। वह बहुत शक्तिशाली है। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ। उसने 20 से अधिक सम्राटों को हराकर उन्हें पूरी तरह पराजित कर दिया। 8 आर्कॉन भी डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ का मुकाबला नहीं कर सकते। अनगिनत साधक इतने उत्साहित थे कि पागल होने को थे। वे सब जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को इस परिणाम की खबर भेजने लगे। इस तरह का अभूतपूर्व अनसुना परिणाम पूरे अनंत प्रदेश में पागलों की तरह फैल गया। जिस किसी ने भी यह खबर सुनी, वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया, और एकांत प्रिय सम्राट भी। क्या एक डाउलॉर्ड ने वास्तव में सिल्क स्नो फेंट पैलेस को हराया था, जो 8 पवित्र शहरों में से एक का शासक था? क्या वह सचमुच इतना शक्तिशाली है? सम्राट आइलहाइड और सम्राट एनचेन के अवतार अभी भी एओनियन गढ़ से जल्दी से आने की प्रक्रिया में थे, लेकिन उन्होंने जो सुना उससे वे पूरी तरह से दंग रह गए। चलो तुरंत वहां चलें, जल्दी। दोनों अपनी पूरी गति से आगे बढ़े। क्या एक डाउलॉर्ड ने सिल्क स्नो और ब्लड क्लाउड को सचमुच हरा दिया था? क्या उसने हेगेमोनिक हमले खजानों को सीधे रोक दिया था? एक सफेद बालों वाला, काले पंखों वाला बुजुर्ग एक महल के सबसे ऊंचे टॉवर से बाहर निकला, जो असीम प्रकाश की एक खूबसूरत दुनिया में स्थित था। उसके चेहरे पर एक स्तब्ध भाव था। मैं एकांत में रहा हूँ, हेगेमॉन स्तर तक प्रशिक्षण लेने की उम्मीद में। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि फ्लेमड्रैगन रियल्म्स इतने शक्तिशाली डाउलॉर्ड को जन्म देगा।
एक डाउलॉर्ड इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? शायद मैं उससे कुछ सीखूं जो मुझे हेगेमनी तक पहुंचने का बेहतर मौका दे सके। काले पंखों वाले सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने एक कदम आगे बढ़ाया और प्रकाश की एक लकीर में तब्दील हो गया जो स्पेस टाइम से होकर गुजरी और बिना किसी निशान के गायब हो गई। असंभव। क्या तुमने शायद गलत सुना? एक डाउलॉर्ड इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? लेकिन दाव गठबंधन के सम्राट भी मुझे यही कह रहे हैं। एक डाउलॉर्ड इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? एक झुर्रीदार चेहरे वाली बूढ़ी दादी एक लकड़ी के घर से बाहर निकली। उस इलाके में कई आम लोग भी रहते थे। बूढ़ी दादी का रूप तुरंत बदलकर कुलीन और राजसी हो गया, जबकि उनके वस्त्र देखने में सुंदर हो गए। सुंदर वृद्ध महिला ने अपना हाथ हिलाया, स्पेस टाइम में एक छेद कर दिया और फिर उस छेद में कदम रख दिया। कई प्राचीन सम्राट जो कई वर्षों से एकांतवास में थे और जिन्हें मृत मान लिया गया था, अब छिपने की जगह से बाहर आ रहे थे। वे आमतौर पर बाहरी दुनिया से दूर रहना पसंद करते थे और ज्यादा से ज्यादा अपने कुछ सबसे पुराने दोस्तों के संपर्क में रहते थे। लेकिन जब उन्होंने उन दोस्तों से खबर सुनी और सिल्क्सनो सिटी में जो हुआ था उसके बारे में जाना, तो वे बेचैन होने लगे। वे एकांतवास में इसलिए गए थे क्योंकि वे सांसारिक झंझटों में नहीं पड़ना चाहते थे। वे शांति से प्रशिक्षण लेना चाहते थे और अपनी पसंद का जीवन जीना चाहते थे। वे सभी एक दिन आधिपत्य प्राप्त करना चाहते थे। आखिरकार कुछ सम्राट ऐसे भी थे जिन्होंने धीरे धीरे प्रशिक्षण लिया था और एक दिन आधिपत्य के स्तर तक पहुंच गए थे। अब जब उन्होंने सुना कि डाउलॉर्ड कितना शक्तिशाली हो गया है, तो स्वाभाविक रूप से वे सभी काफी उत्सुक हो गए। हेगेमोन ब्राइटशो सबसे पहले पहुंचा था और उसने छिपकर सब कुछ देखा था। हालांकि वह हैरान था, फिर भी पहले तो वह काफी शांत था। लेकिन जब उसने देखा कि निंग ने अर्धचंद्र और सादे लंबे भाले के बीच आमने सामने की टक्कर में कैसे बचाव किया, तो हेगेमोन ब्राइटशो सचमुच दंग रह गया। ये सिथे द्वारा छोड़े गए खजाने थे जिनकी ताकत किसी हेगेमोन के पूर्ण शक्ति प्रहार के बराबर थी। हेगेमोन ब्राइटशो थोड़ा हैरान हुआ। हालांकि वे मेरे पूर्ण शक्ति प्रहार से थोड़े कमजोर थे, लेकिन वे विंड्रेन और नेदरलिली के स्तर तक पहुंच गए थे। डार्कनॉर्थ वास्तव में केवल तलवार कला के बल पर अविश्वसनीय सिथे खजानों के लगातार 2 हमलों को रोकने में कामयाब रहा। वह बहुत शक्तिशाली था, ये सच है, लेकिन फिर भी उसने सीधे प्रहार को झेल लिया। अब वह शक्ति के उस स्तर पर है जहां वह सबसे श्रेष्ठ आर्कॉन्स के बराबर है। सबसे अधिक संभावना है वह दाव गठबंधन के 2 नेताओं के बराबर है। हेगेमन ब्राइटशो दंग रह गया। अविश्वसनीय, बिल्कुल अविश्वसनीय। उसकी एकमात्र कमी यह है कि शायद उसके पास कोई अजेय रूप नहीं है। तलवार के दाव में प्रशिक्षण लेने वालों के पास आमतौर पर अजेय रूप नहीं होते, और इसके बिना उसकी जीवन रक्षक क्षमताएं थोड़ी कमजोर होंगी। जाहिर है उसे यह नहीं पता था कि निंग का एक अजेय रूप था, छायाहीन रूप। हालांकि एक मात्र आधिपत्यवादी प्रहार उसे इसका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त नहीं था। पुस्तक 36 अध्याय 15 सबसे शक्तिशाली डाउलॉर्ड। उसकी रक्षात्मक तलवारबाजी बहुत शक्तिशाली है। वह शायद नेदरलिली और विंडरिन के हमलों से बचाव के लिए अपनी तलवारबाजी पर भरोसा कर सकता है। और मेरा क्या, वह ब्राइटशो साम्राज्य का सदस्य है। मैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। हेगेमोन ब्राइटशो अचानक हंस पड़ा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह बच्चा डार्कनॉर्थ इस स्तर तक पहुंच जाएगा जहां उसे फ्लेम ड्रैगन रियल्मवर्स में किसी से भी डरने की जरूरत नहीं होगी। वह एक डाउलॉर्ड है। वह इतनी शक्तिशाली कैसे हो गया? मैंने कभी भी उसके जितना शक्तिशाली डाउलॉर्ड के बारे में नहीं सुना, यहाँ तक कि किंवदंतियों में भी नहीं। उसके बारे में जरूर कोई राज होगा। हेगेमन ब्राइटशो ने निंग की ओर देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा भरी नजर थी। वह भी बहुत उत्सुक था और निंग के राज जानना चाहता था, क्योंकि शायद ये राज उसे भी ताकतवर बनने में काम आए। हेगेमोन ब्राइटशो फ्लेम ड्रैगन रियल्मवर्स का नंबर 1 हेगेमोन था, हाँ, लेकिन चिंता की बात दूसरे रियल्मवर्स और अन्य वर्स भी थे। फिर भी कई ऐसे थे जो उससे ज्यादा ताकतवर थे। पवित्र नगर के ऊपर आसमान में सफेद वस्त्र पहने निंग ही एकमात्र व्यक्ति बचा था। निंग ने अपनी नजरों से उस क्षेत्र को देखा, फिर एक खास दिशा में देखा। उसे थोड़ा सा अंदाजा हो गया था कि शायद हेगेमोन ब्राइटशो ही वहां छिपा है और परछाई से कई और बड़ी शक्तियां उसे देख रही हैं। सिल्क्सनो फाइंड पैलेस। निंग की नजर अंततः उस विशाल महल की ओर गई जो सिल्क्सनो फाइंड पैलेस का स्थान था। धमाका। निंग अचानक 3 लाख मीटर के टाइटन में बदल गया। उसने अपने दोनों हाथों से सिल्क्सनो फाइंड पैलेस को पंजों से तोड़ने की कोशिश की। इससे महल के चारों ओर की बाधाओं के रूप में कई रूम तुरंत चमक उठे जो उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे। जब रूम चमक उठे तो निंग ने उनका ध्यानपूर्वक विश्लेषण करना शुरू कर दिया। शुरुआत में वह बल का प्रयोग इसलिए कर रहा था ताकि उसे बाधाओं में छिपे सभी रहस्यों का बेहतर विश्लेषण करने का मौका मिले। इससे उसके लिए बाधाओं को हराना और फिर पूरे सिल्क्सनो फाइंड पैलेस का विनाश करना आसान हो जाएगा। बहुत खूब। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ सिल्क्सनो फाइंड पैलेस को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या वह सचमुच पूरे महल को तहस नहस कर देगा? पवित्र नगर के अनगिनत साधक और भी ज्यादा उत्तेजित हो गए। उनके जैसे निम्न स्तरीय साधकों को स्वाभाविक रूप से अराजकता में आनंद आता था। उनके लिए जितने ज्यादा सम्राट मरते, उनके लिए बातचीत के उतने ही ज्यादा दिलचस्प विषय होते। गड़गड़ाहट। जैसे ही निंग ने सिल्क्सनो फाइंड पैलेस को खींचा, उसके 3 सिर और 6 भुजाएं प्रकट हुईं। उनमें से 4 भुजाओं में उत्तर धनुष तलवारें थीं और वह अपनी कच्ची शक्ति से बाधाओं को भेदने की तैयारी कर रहा था। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ। एक आवाज गूंजी। 3 सिर और 6 भुजाओं वाले विशालकाय निंग ने अपने तीनों सिर ऊपर उठाकर आसमान की ओर देखा।
आसमान में एक रोएदार सुनहरा एलियन प्रकट हुआ था। एलियन का पूरा शरीर चमकते सुनहरे फर से ढका हुआ था और उसकी आभा इतनी प्रचंड थी कि निंग के बराबर थी। सम्राट गोल्डिस्ले, निंग ने कहा, डाउल और डार्कनॉर्थ, तुमने कई सम्राटों को मार डाला और सिल्कस्नो और ब्लड क्लाउड को भगा दिया। बस, बहुत हो गया, सम्राट गोल्डिस ने कहा। तुम्हें सिल्कस्नो फाइंड पैलेस को नष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार यह उन 8 संगठनों में से एक है जो दाव गठबंधन के साथ हुए समझौते के अनुसार 8 पवित्र नगरों पर शासन करते हैं। हालांकि तुमने उन्हें हरा दिया है। अगर तुम अपने दावमज में असफल रहे तो अब से 1,08,000 अराजकता चक्रों के बाद वे फिर से सत्ता में आ जाएंगे। निंग ने भौहें चढ़ाईं। उसे अपने दावमज की संभावनाओं पर यकीन नहीं था। अगर वह अपने दावमज में नाकाम रहा तो आखिरकार उसकी मौत हो जाएगी। और वाकई आर्कन, सिल्कस्नो और बाकी लोग एक बार फिर प्रकट हो जाएंगे। सिल्कस्नो फाइंड पैलेस अब से 108,000 अराजकता चक्रों के बाद उभरेगा या गिरेगा, यह उनके लिए चिंता की बात है। भविष्य के 108,000 अराजकता चक्रों की निंग की आवाज गूंज रही थी, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को हिला दिया। जब तक मैं, डार्कनॉर्थ, जिंदा हूँ, सिल्कस्नो फाइंड पैलेस को नष्ट करने के लिए काम करता रहूंगा। अगर मुझे पता चला कि किसी ने खुद को सिल्कस्नो फाइंड पैलेस का अनुयायी घोषित करने की हिम्मत की तो मैं उसे जरूर मार डालूंगा और कोई दया नहीं दिखाऊंगा। जब तक मैं, डार्कनॉर्थ, जिंदा हूँ, सिल्कस्नो फाइंड पैलेस को नष्ट करने के लिए काम करता रहूंगा। ये शब्द उनके आसपास की पूरी दुनिया में गूंज रहे थे। निंग अपने हाल ही में लिए गए फैसले का खुलेआम ऐलान कर रहा था। अब वह फ्लेम ड्रैगन दायरे में सत्ता के शिखर पर था। हेगेमोन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बहुत कम लोग उसके फैसलों को चुनौती देने को तैयार होंगे, और वह भी पूरी तरह सोच समझकर। हाय, हवा में सम्राट गोल्डिस ने ये देखकर धीरे से अपना सिर हिलाया। अगर आपने पहले ही अपना मन बना लिया है तो मैं आपको रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। हालांकि मैं आपको याद दिला दूं कि सिल्कस्नो फाइंड पैलेस में अभी भी बड़ी संख्या में शाश्वत सम्राट हैं। आप शायद कुछ को मार पाएं, लेकिन कई पूरे प्रदेश में बिखरे हुए हैं। जब तक आप अपने यौवन पर हैं, वे आपसे बच सकते हैं, लेकिन आपके मरने के बाद आपके बच्चे शायद खतरे में पड़ जाएंगे। निंग की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। आर्कन, सिल्कस्नो और उसके सम्राट सब शैतान थे। अगर निंग को मरना ही था तो वे बदला लेने आएंगे, और सबसे ज्यादा संभावना है कि वे अपना बदला तीनों लोगों और वास्तेवन महल से लेंगे। फिर भी निंग ने ऐसा करने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि उसे इन शैतानों का डर नहीं था। सबसे पहले तीनों लोगों को बहुत सुरक्षित तरीके से छिपाया गया था। उनका स्थान कभी सार्वजनिक नहीं किया गया था और किसी को भी नहीं पता था कि उसके तीनों लोग उसकी मातृभूमि हैं। दूसरा, वह स्टोन एलिफेंट वॉल पर एक और यात्रा करने और उन 4 आर्कन क्लास गोलम्स के साथ साथ कुछ सिथे डिस्क को भी ले जाने की योजना बना रहा था। वह उन सभी को 3 लोगों में रखने वाला था, चाहे कुछ भी हो। अगर वह सचमुच अपने दावमज में असफल हो गया और मर गया तो भी वह ये सुनिश्चित करेगा कि सब कुछ ठीक रहे। और वास्तेवेन महल का क्या, उसे इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। सम्राट सोलेस्की की सबसे बड़ी ताकत उसका अजेय जलरूप था। आर्कोन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। मुझसे बदला लेना है? निंग ने सम्राट गोल्डिस की ओर देखा। अगर वे बदला लेना चाहते हैं तो उन्हें मेरे मरने तक जिंदा रहना होगा। सम्राट गोल्डिस की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। वे आश्चर्य से आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। डाउ लॉर्ड्स, उनमें से ज्यादातर को जिंदगी और मौत की परवाह नहीं है, और वे बिल्कुल पागल हैं। मुझे सिल्कस्नो फाइंड पैलेस पर तरस आता है कि उसने डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ को नाराज कर दिया। बेचारे। निंग की आंखें ठंडक से भर गईं। उसके पास कुछ विकल्प मौजूद थे। उसने बस थोड़े समय के लिए ही प्रशिक्षण लिया था और अपनी शक्ति के वर्तमान स्तर तक पहुंच चुका था। उसके लिए दावमज में सफल होना असंभव नहीं था। इसके अलावा उसकी हार्ट स्वॉर्ड कला में और सुधार की गुंजाइश थी, जैसा कि उसकी हार्टफोर्स गुप्त कलाओं में था। ये याद रखना चाहिए कि उसके हार्टफोर्स ब्रह्म वास्तव में अभी भी दाउ लॉर्ड फेडरेस से कमजोर थे। उसके हार्टफोर्स हमले इतने शक्तिशाली होने का कारण पूरी तरह से उसका हार्टफोर्स कितना मजबूत था। एक बार जब उसने अपनी हृदय शक्ति और गुप्त कलाओं को और उन्नत कर लिया तो निंग की हृदय शक्ति क्षमताएं अनगिनत शाश्वत सम्राटों में निश्चित रूप से भय पैदा कर देंगी। अगर उन पर हेगेमॉन्स का हमला होता तो वे भाग सकते थे, लेकिन एक बार जब वे निंग के भ्रम में फंस जाते तो उनके पास बचने का कोई मौका नहीं होता। यही कारण था कि शाश्वत सम्राट, जो हृदय शक्ति साधक थे, इतने भयानक थे। मैं एक एक कदम आगे बढ़ूंगा। निंग बिल्कुल निश्चिंत था। अपनी 2 भुजाओं से सिल्कस्नो फाइंड पैलेस को उखाड़ने की कोशिश करता रहा, जबकि उसकी सतह पर अनगिनत रून टिमटिमा रहे थे। उसकी बाकी 4 भुजाएं उत्तर धनुष तलवारें लिए हुए थीं, और निंग ने संरचनाओं और अवरोधों को तोड़ना शुरू कर दिया था जिससे वे तलवारबाजी कर रहे थे। अब तक सिल्कस्नो फाइंड पैलेस में एक भी सम्राट नहीं बचा था, सभी भाग चुके थे। अगर कोई सम्राट बचा होता तो निंग के लिए इन अवरोधों को तोड़ना शायद थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन चूंकि कोई भी सक्रिय रूप से इनका प्रबंधन नहीं कर रहा था, निंग अपनी अपार शक्ति से इन्हें बलपूर्वक तोड़ने में सक्षम था। फुफ, धमाका, बड़ी संख्या में संरचनाएं बलपूर्वक टुकड़े टुकड़े होने लगीं। गड़गड़ाहट। सिल्कस्नो फाइंड पैलेस के नौकर और अनुचर डर के मारे भागने लगे क्योंकि निंग ने महल को उसकी नींव से उखाड़ना शुरू कर दिया था। लगभग 10 सांसों के बाद निंग की उत्तरी धनुष तलवारें सभी संरचनाओं को चीरने में कामयाब हो गईं। फुफकार। निंग ने पूरे सिल्कस्नो फाइंड पैलेस को एक विशाल गाजर की तरह उखाड़ फेंका।
3 सिरों वाला 6 भुजाओं वाला निंग 3 लाख मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था और सिल्क्सनो फाइंड पैलेस को उखाड़ते हुए उसके दृश्य ने पवित्र नगरी के अनगिनत साधकों को विस्मय से आहें भरने पर मजबूर कर दिया। वे शायद इस दृश्य को कभी नहीं भूल पाएंगे और वे हमेशा इस बात का जश्न मनाएंगे कि उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा था। निस्संदेह यह इतिहास में अब तक का सबसे अद्भुत, शक्तिशाली और प्रतिभाशाली डाउनलोड था। इधर आओ। बस एक विचार के साथ निंग ने सिल्क्सनो फाइंड पैलेस को अपनी संपत्ति की दुनिया में खींच लिया। सिल्क्सनो का पवित्र शहर पहले जैसा ही शांत और शांत लग रहा था, लेकिन वह जगह जहां कभी सिल्क्सनो फाइंड पैलेस हुआ करता था अब पूरी तरह खाली थी। सिल्क्सनो फीट पैलेस खत्म हो गया है, वे बर्बाद हो गए हैं। कम से कम 108,000 अराजकता चक्रों तक कोई भी सिल्क्सनो फाइंड पैलेस की सदस्यता का दावा करने की हिम्मत नहीं करेगा। सभी साधकों ने भावुक होकर आह भरी। सिल्क्सनो फाइंड पैलेस के ज्यादातर सदस्य तो साधारण साधक ही थे। शुरुआत में तो केवल 30 या इतने ही सम्राट थे। आज 8 की मृत्यु हो गई थी और केवल 20 से ज्यादा सम्राट बचे थे। बाकी सभी डाउनलॉर्ड या विश्व स्तरीय साधक थे, लेकिन 108,000 अराजकता चक्रों से ज्यादा वे जीवित नहीं रह पाते। इस प्रकार अधिकांश साधकों के लिए पूर्व में विस्मयकारी सिल्क्सनो फाइंड पैलेस पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। उसकी नींव नष्ट हो चुकी थी। केवल सम्राट ही बचे थे, लेकिन निंग द्वारा उन्हें खोज लिए जाने के डर से वे सभी छिप गए थे। पवित्र नगरी के ऊपर आसमान। निंग, जिसने अभी अभी सिल्क्सनो फाइंड पैलेस को उखाड़ा था, सम्राट गोल्डिस के सामने खड़ा था। डाउनलॉर्ड डार्कनॉर्थ, कृपया मेरे पीछे आओ, सम्राट गोल्डिस ने कहा। निंग ने मुड़कर उसकी ओर देखा। उसने शून्य में तेजी से फैलती एक सुनहरी दुनिया देखी और उसके भीतर निंग को हेगेमॉन ब्राइट शो, हेगेमॉन नाइट लिली, हेगेमॉन विंडरिन और कई अन्य आकृतियां दिखाई दी, जिनसे अविश्वसनीय शक्ति का आभामंडल निकल रहा था। तीनों हेजमोन और कुछ एकांत प्रिय सम्राट आ गए हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं, डार्कनॉर्थ। सम्राट गोल्डिस मुस्कुराए। आप सचमुच प्राचीन काल से अब तक के सबसे शक्तिशाली डाउनलॉर्ड हैं। ये सभी वृद्धजन आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे सचमुच उनसे मिलना है। निंग ने सिर हिलाया। आ जाओ, डार्कनॉर्थ। तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। उस सुनहरी दुनिया के भीतर से दूर के हेजमोन ब्राइट शो ने मन ही मन कहा। चाहे जो भी हो, निंग ब्राइट शो साम्राज्य का सदस्य था। ब्राइट शो हेजमोन होने के नाते वह निश्चित रूप से निंग के पक्ष में खड़ा होने वाला था। आ रहा हूँ। स्वूश स्वूश। निंग और सम्राट गोल्डिस तुरंत सुनहरी दुनिया की ओर उड़े। जैसे ही दोनों अंदर उड़े, सुनहरी दुनिया पूरी तरह से बंद हो गई। ये दुनिया सिल्क्सनो के पवित्र शहर से कुछ अरब किलोमीटर की दूरी पर बसी थी, लेकिन साधारण शाश्वत सम्राट इसे कभी नहीं खोज पाते। पुस्तक 36, अध्याय 16, महान फ्लेम ड्रैगन सम्मेलन। जी निंग ने स्वर्णिम संसार में प्रवेश करते ही अपनी निगाहें उस पर घुमाईं। उसके सामने 9 बादल थे और हर बादल पर एक मेज थी जिस पर बहुमूल्य अमर मदिरा और फल सजे थे। 7 बादलों पर 7 महाशक्तियां कमल मुद्रा में विराजमान थीं। उनमें सफेद वस्त्रधारी, सफेद दाढ़ी वाले हेगेमॉन ब्राइट शो, हरे बालों वाले हेगेमॉन विंडरिन, बेहद खूबसूरत हेगेमॉन नेदरलिली और काले वस्त्रधारी, काले बालों वाले दाव गठबंधन के सम्राट ब्लैक क्लाउड शामिल थे। बाकी 3 की बात करें तो निंग उनसे पहले कभी नहीं मिला था। हालांकि उनकी आभाएं काफी असाधारण थीं। अविश्वसनीय। निंग का दिल बैठ गया। फ्लेम ड्रैगन रियलवर्स के एकांत प्रिय पुराने विशेषज्ञ शायद सभी बाहर आ गए हैं। डार्कनॉर्थ, बैठो। सम्राट गोल्डिस ने उन 2 बादलों की ओर इशारा किया जो अभी भी खाली थे। आपके बाद, सम्राट गोल्डिस, निंग ने विनम्रता से कहा। सम्राट गोल्डिस आखिरकार दाव गठबंधन के 2 नेताओं में से एक थे। दोनों एक साथ आगे की ओर उड़े, फिर अपने अपने बादलों के ऊपर बैठने के लिए अलग हो गए। अब सभी 9 प्रमुख शक्तियां मौजूद थीं। हा, इतनी जीवंत सभा दुर्लभ है। सम्राट गोल्डिस ने बैठते ही दूसरों को अपनी नजरों से देखा, फिर जोरदार हंसी। बहुत समय हो गया था अपने पुराने दोस्तों से मिले हुए, और अब मैं आप सबको देख पाया। वाकई काफी समय हो गया है। दूर बैठा एक सुनहरे बालों वाला, सुनहरे वस्त्र पहने आदमी मुस्कुराया। ये सब साथी दाववादी डार्कनॉर्थ की बदौलत है कि आज हम सभी को मिलने का मौका मिला है। हा, मुझे लगता है कि हम इसे एक नया ग्रेट फ्लेम ड्रैगन सम्मेलन मान सकते हैं। बिल्कुल। सम्मेलन में भाग लेने वाली सभी प्रमुख शक्तियां आज यहाँ एकत्रित हुई हैं। सम्राट ब्लैक क्लाउड ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। आप सभी आमतौर पर अपना समय एकांत में बिताते हैं। आपसे मिलना आसान नहीं है, लेकिन आज आप सभी अपनी इच्छा से आए हैं, ये देखते हुए कि साथी दाववादी डार्कनॉर्थ कितना प्रभावशाली है। हम उससे मिलने कैसे नहीं आ सकते थे? सुंदर, कुलीन दिखने वाली महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर है हम साथी दाववादी डार्कनॉर्थ की खातिर आए हैं। मैं तुम्हारे थके हुए बूढ़े चेहरे पहले भी कई बार देख चुका हूँ, एक चांदी के बालों वाले काले वस्त्र पहने युवक ने कहा। सम्राट गोल्डिस ने मुड़कर निंग की ओर देखा और फिर मुस्कुराए। डार्कनॉर्थ, मुझे परिचय कराने दो। मुझे यकीन है कि तुम यहाँ के 3 हेगेमॉन्स को पहले से ही जानते हो, हेगेमॉन ब्राइट शो, हेगेमॉन विंडरिन और हेगेमॉन नेदरलिली। मुझे सम्राट ब्लैक क्लाउड का परिचय देने की भी जरूरत नहीं है। निंग ने सिर हिलाया और सुनना जारी रखा। ये सज्जन, सम्राट गोल्डिस ने सुनहरे वस्त्र पहने, सुनहरे बालों वाले व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, दाव गठबंधन के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले सम्राट हैं। उनका नाम सम्राट गोल्डफेस है और बहुत पहले वे एक पवित्र शहर के आर्कन थे। हालांकि बाद में उन्होंने ये पद छोड़ दिया और एकांतवास में चले गए। अब वे बहुत कम ही दिखाई देते हैं और बहुत कम लोग उनके बारे में जानते भी हैं।
सम्राट गोल्डफेस। निंग ने तुरंत कहा, तो आप सम्राट गोल्डफेस हैं। हालांकि डार्कनॉर्थ ने आपके बारे में पहले भी सुना है, लेकिन मुझे आपके बारे में बहुत कम जानकारी थी। आज आखिरकार मुझे आपसे मिलने का मौका मिला है। सम्राट गोल्डफेस निश्चित रूप से एक अद्भुत रूप से प्रसिद्ध सम्राट थे। वे उस युग के सबसे तेजस्वी व्यक्तित्व थे, अपने समय के सबसे प्रतिष्ठित सम्राट। बाद में किसी अज्ञात कारण से वे एक बहुत ही गुमनाम व्यक्ति बन गए और बिना किसी निशान के गायब हो गए। वे इतने प्राचीन और दीर्घायु थे कि जब डॉन युद्ध शुरू हुआ तब से ही वे काफी प्रसिद्ध थे। उल्लेख करने लायक नहीं। सम्राट गोल्डफेस को बहुत आत्मसंतुष्टि महसूस हुई, लेकिन उन्होंने बनावटी विनम्रता से बात की। मुझे एक और परिचय देना है। सम्राट गोल्डस ने उस सुंदर और कुलीन महिला की ओर इशारा किया। यह महारानी जेड फीनिक्स हैं। वह वास्तव में हमारे छोटे से समूह की सबसे कम उम्र की सदस्य हैं। नमस्कार महारानी जेड फीनिक्स, निंग ने कहा। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है, साथ ही दाववादी डार्कनॉर्थ। महारानी जेड फीनिक्स ने सिर हिलाया और उस पर मुस्कुराई। अंत में सम्राट गोल्डस ने चांदी के बालों वाले काले वस्त्र पहने युवक की ओर देखा। ये दाववादी ब्लूस्टोन है। निस्संदेह वह हमारे दाव गठबंधन का नंबर 1 विशेषज्ञ है। आप मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं, चांदी के बालों वाले काले वस्त्र पहने युवक ने कहा। निंग थोड़ी देर के लिए चौंका। ब्लूस्टोन, वह स्प्रिंग ग्रास और उसके छोटे भाई के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन अगले ही पल उसका ध्यान सम्राट गोल्डस की कही बात पर गया। दाव एलायंस का नंबर 1 विशेषज्ञ, अगर वह इतने सारे लोगों के सामने ये दावा कर रहा था तो शायद ये सच ही था। निंग को अचानक अपने मन में हेगेमॉन ब्राइट शो की आवाज गूंजती हुई सुनाई दी। डार्कनॉर्थ, दाव एलायंस के ये सभी प्राचीन सदस्य आज तुम्हारी वजह से यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। सम्राट गोल्डफेस और महारानी जेड फीनिक्स के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें दाववादी ब्लूस्टोन से सावधान रहना होगा। वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। हालांकि वह हेगेमॉन नहीं है, फिर भी वह हम तीनों के बराबर खड़ा होने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। ये सुनकर निंग को झटका लगा। निंग ने जवाब में लिखा, तो फिर मैंने पहले कभी दाववादी ब्लूस्टोन के बारे में क्यों नहीं सुना? तुम्हारे पहले दाव गठबंधन के 5 सम्राटों की वजह से। दाववादी ब्लूस्टोन का स्वभाव सबसे अच्छा है और वह सबसे शांत स्वभाव का है। उसे खोखली उपाधियों और प्रतिष्ठा की परवाह नहीं है। उसका ध्यान पूरी तरह से दाव पर है। हालांकि वह दाव गठबंधन में निर्विवाद रूप से नंबर 1 व्यक्ति है, फिर भी बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। इसलिए हालांकि तुम्हें अपने साथ सावधान रहने की जरूरत है, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह बेहद शांत स्वभाव का और मिलनसार व्यक्ति है। हेगेमन ब्राइट शो ने संदेश भेजा। वह कोई हेगेमॉन नहीं है। वह सत्ता में हेगेमॉन के साथ कैसे खड़ा हो सकता है? निंग ने जवाब दिया। ताओवादी ब्लूस्टोन एक नश्वर साधक के रूप में सत्ता में आया और इसलिए उसके पास एक सच्चा शरीर और एक आदिम जुड़वां दोनों हैं। सम्राट बनने के लिए अपने दावमज में सफल होने के बाद उसने अपना सारा ध्यान एकांत साधना और प्रशिक्षण पर केंद्रित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप वह दाव गठबंधन के सबसे विशिष्ट सदस्यों में से एक बन गया। उसने अपने सच्चे शरीर को बाहरी दुनिया में भ्रमण के लिए भेजा और लगभग 3 लाख अराजकता चक्र पहले उसे एक सिथे अवशेष स्थल मिला। उसने अपने आदिम जुड़वां को अनुष्ठानिक बलि से गुजरने दिया, जिससे वह सिथे जाति के काले सम्राटों में से एक बन गया, जबकि उसका सच्चा शरीर सामान्य बना रहा। अब उसका असली शरीर एकांत में प्रशिक्षण ले रहा है, जबकि उसका काला सम्राट प्राइमल ट्विन अन्वेषण के लिए निकला है। उसके पास पूरे दाव गठबंधन में किसी और से ज्यादा खजाने हैं। आप उसे बिल्कुल भी दुश्मन नहीं बना सकते। वह एक बेहद मिलनसार इंसान हो सकता है, लेकिन अगर आप सचमुच उसे किसी तरह नाराज करने में कामयाब हो गए तो परिणाम बिल्कुल अकल्पनीय होंगे। निंग अवाक रह गया। काला सम्राट, यह उन गोमेद मानवरूपी आकृतियों की बात थी, है ना? उन चीजों में निश्चित रूप से आधिपत्य के स्तर की शक्ति थी। भोर के युद्ध के दौरान गोमेद मानवरूपी एक भी 2 हेगेमॉन्स को मौत के घाट उतारने के लिए पर्याप्त था। ताओवादी ब्लूस्टोन ने अपने प्राइमल ट्विन को उनमें से एक में बदल दिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह 3 शक्तिशाली हेगेमॉन्स के साथ समकक्षों की तरह बैठ पाया। दोनों ने गुप्त रूप से शीघ्र ही बातचीत शुरू कर दी और अब निंग को अपने से पहले वालों के बारे में बेहतर समझ हो गई थी। सम्राट गोल्डफेस ने निंग की ओर देखा। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, साथ ही दाववादी डार्कनॉर्थ, आप सचमुच प्रभावशाली हैं। एक दावलॉर्ड के रूप में आप 20 से ज्यादा सम्राटों को हराने में सक्षम थे। सिल्क स्नो और ब्लड क्लाउड के साथ मिलकर काम करने के बाद भी वे आपके एक भी वार का सामना नहीं कर पाए। मैंने आपके जैसे दावलॉर्ड के बारे में कभी सुना भी नहीं। मैं दूसरों की बहुत कम प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मुझे कहना होगा कि मैं सचमुच आपका बहुत सम्मान करता हूँ। साथ ही दाववादी डार्कनॉर्थ, तुम मेरी बहुत तारीफ करते हो, निंग ने कहा। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं, डार्कनॉर्थ, हेगेमॉन नेदरलिली ने भी प्रशंसा में कहा। तुम सचमुच सबसे शक्तिशाली दावलॉर्ड हो जिन्हें मैंने देखा या सुना है। मेरे क्षितिज सचमुच विस्तृत हो गए हैं। अब मुझे पता है कि दावलॉर्ड भी शक्ति के इतने अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच सकते हैं। हाँ, हम सबके क्षितिज विस्तृत हो गए हैं, दाववादी ब्लूस्टोन ने आह भरते हुए कहा। एक दावलॉर्ड के लिए शक्ति के इस स्तर तक पहुंचना, अगर आप अपने दावमज में सफल हो जाते हैं तो आप शायद अन्य हेगेमॉन्स से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। आप शायद किसी अन्य लोक के स्वामी के बराबर भी हो सकते हैं। अन्य ब्रह्मांड के स्वामी सामान्यतः हेगेमॉन होते थे, जो एक वैकल्पिक ब्रह्मांड पर नियंत्रण प्राप्त करने में सफल होते थे और जो उस ब्रह्मांड के प्रमुख तत्वों को नियंत्रित करने में सक्षम होते थे तथा उससे उधार लेकर नाटकीय रूप से स्वयं को मजबूत बनाते थे। लेकिन मैं तो हैरान हूँ,
हेगेमॉन विंड्रिन भी बोला। डार्क नॉर्थ, मेरे युवा मित्र, ऐसा कैसे है कि एक दाव लॉर्ड होने के बावजूद तुम इतनी अविश्वसनीय शक्ति तक पहुंच गए हो? मैं भी उलझन में हूँ। सम्राट गोल्डफेस ने निन की ओर देखा। क्या तुम हमें हमारी उलझन से मुक्त कर सकते हो? साथ ही दाववादी डार्क नॉर्थ। सभी सम्राट, जिनमें दाववादी ब्लूस्टोन और 3 शक्तिशाली हेगेमॉन भी शामिल थे, निन को घूर रहे थे। हालांकि हेगेमॉन ब्राइटशो निन के पक्ष में खड़ा था, फिर भी वह निन के दाव के बारे में जानने को उत्सुक था। हर एक साधक दाव के मार्ग पर जितना हो सके उतना आगे बढ़ने की आशा कर रहा था और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी निन के दाव में रुचि थी। एक दाव लॉर्ड इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? इसके पीछे क्या कारण था? अगर उन्हें कारण पता होता तो शायद वे इससे प्रेरित होते। शायद यह उनके लिए मददगार साबित होता। स्वाभाविक रूप से सभी प्रमुख शक्तियां इसमें बेहद रुचि रखती थीं। निन को इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। वह खुद एक साधक था। वह जानता था कि साधक दाव की कितनी परवाह करते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि उसकी शक्ति में अचानक वृद्धि से काफी मुसीबतें आएंगी और कई अन्य प्रमुख शक्तियां उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं। हालांकि वह उनसे डरता नहीं था, लेकिन अगर वह एक बड़े समूह से लड़कर उन्हें अपमानित करता है तो भविष्य में उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इसीलिए उसने बंदरों को डराने के लिए एक मुर्गे को मारने का फैसला किया था, जिससे सभी, खासकर कमजोर बंदरों को अचंभित और आगाह कर दिया गया था कि उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अंततः पूरे फ्लेम ड्रैगन क्षेत्र की केवल सबसे कुलीन प्रमुख शक्तियां ही उससे इस बारे में बात करने के योग्य थीं, लेकिन फिर भी उन्हें शिष्टाचार से पेश आना था और उसे एक सम्मानित अतिथि के रूप में सम्मान देना था। ये वास्तव में वह सर्वोत्तम संभव परिणाम था जिसकी निन को उम्मीद थी। एक अच्छी, शांतिपूर्ण बातचीत। कितना अच्छा होगा, वह अपनी संभावित भविष्य की परेशानियों को एक ही बार में सुलझा लेगा। अगर कुछ लोग उसके दुश्मन भी बन जाएं, तो भी वह उसे संभाल नहीं पाएगा। इस समूह को वास्तव में संपूर्ण फ्लेम ड्रैगन क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली शक्ति कहा जा सकता है। दाव गठबंधन के नेताओं के अलावा यहाँ केवल 3 हेगेमॉन ही थे। एओनियंस के सर्वोच्च नेता सम्राट एनचेन जैसे व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से सम्राट गोल्डफेस जैसे लोगों के बराबर थे, लेकिन एक जाति के रूप में एओनियंस बहुत कमजोर थे। वे दाव गठबंधन के प्राणघातक शत्रु भी थे। परिणामस्वरूप उन्हें स्वाभाविक रूप से इस आयोजन से बाहर रखा गया। इस प्रकार केवल दाव गठबंधन के 5 सर्वोच्च सम्राटों और 3 हेगेमॉन को ही इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। पुस्तक 36, अध्याय 17, ओमेगा तलवार दाव। जी निंग ने फ्लेम ड्रैगन रियल्मवर्स के 8 सर्वोच्च विशेषज्ञों पर अपनी नजरें घुमाईं, फिर मुस्कुराए। चूंकि आप सभी उत्सुक हैं, इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ी बात करूंगा। हालांकि इसमें मेरे कुछ निजी राज शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसे यूं ही दूसरों तक नहीं फैलाएंगे। जितने कम लोग इसके बारे में जानेंगे उतना ही अच्छा है। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं, सम्राट गोल्डफेस ने जल्दी से कहा। क्या वह बच्चा मजाक कर रहा था? जितने कम लोग किसी राज को जानते होंगे, वह राज उतना ही अनमोल होगा। अगर सभी उसे जान लेते तो उन 8 को कोई फायदा नहीं होता। बाकी सभी बड़ी ताकतें भी खुश थीं। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि निंग इस मामले में इतना सहज होगा। निंग ने कहा, साधना का मार्ग स्तरीकृत है। कुछ बड़े दाव हैं और कुछ छोटे दाव हैं। विश्व स्तरीय साधकों को अपने स्वयं के दाव विकसित करने होंगे और उनका उपयोग संसार दाव लॉर्ड बनने के लिए करना होगा। कुछ लोग साधारण दाव के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, कुछ दुर्जेय दाव के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और कुछ सर्वोच्च दाव के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करेंगे। शीर्ष पर वे लोग हैं जो अनेक सर्वोच्च दाव को एक साथ मिलाकर एक पूर्ण समग्र बनाते हैं। दाव गठबंधन के तीनों हेगेमॉन और 5 सम्राटों ने हल्के से सिर हिलाया। निंग ने आगे कहा, तो कई सर्वोच्च दाव का एकीकरण ही सर्वोच्च शक्ति का सर्वोच्च स्तर है ना? लगभग सभी साधक यही मानते हैं, लेकिन मुझे इस पर विश्वास नहीं था। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि यह मामला नहीं है? हेगेमॉन विंड्रिन ने गरजते हुए कहा। कई सर्वोच्च दाव का मिलन तो शिखर ही होगा, है ना? दाववादी ब्लूस्टोन ने हैरानी से कहा। आमतौर पर वे पूरे यकीन के साथ कहते कि शिखर ही है, लेकिन उनके सामने जी निंग खड़ी थी। सभी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोले। जाहिर है वे पहले जितने आश्वस्त नहीं थे। निंग मुस्कुराया, ये शिखर नहीं है। क्या इससे भी अधिक शक्तिशाली दाव हैं? लेकिन तीनों हेजमोन और 5 दाव गठबंधन सम्राट निंग के उत्तर में आए दृढ़ता को सुनकर दंग रह गए। ये तथ्य कि अनेक सर्वोच्च दाव को एक साथ मिलाना साधना का शिखर है, सर्वविदित माना जाता था और अनगिनत साधक इस पर बिना किसी प्रश्न के विश्वास करते थे। ये संभवतः सबसे कठिन मार्ग था और एक बार दावमज में सफल होने पर कोई हेजमोन बन जाता था। हालांकि जी निंग अब उन्हें बता रही थी कि इससे भी ऊपर कुछ है, एक और भी कठिन और उससे भी अधिक उत्कृष्ट मार्ग। निंग ने कहा, ऊपर सम्मिलित सुप्रीम दास एक और भी बेहतर दाव है, और यह इस प्रकार का तलवार दाव है जिसका उपयोग मैंने संसार दाव लॉर्ड बनने के लिए किया था। तो यही कारण है। हेगेमोन नेदरलिली ने धीरे से सिर हिलाया। एक दाव लॉर्ड होने के नाते मुझे एहसास हुआ कि मेरा दाव धीरे धीरे बढ़ रहा था और अपनी ताकत में सुधार कर रहा था, क्योंकि यह मेरे द्वारा प्रशिक्षित अन्य दाव के रहस्यों का लाभ उठा रहा था, जिससे मुझे लगातार शक्तिशाली अंतिम हमले विकसित करने में मदद मिली। उस समय भी मैं इस बात से थोड़ा हैरान था। ऐसा क्यों था कि मेरे सम्मिलित सर्वोच्च दाव अन्य रहस्यों से लाभान्वित हो रहे थे और लगातार और भी शक्तिशाली होते जा रहे थे? क्या ये संभव था कि उनके ऊपर कुछ था? अब जब मैं डार्क नॉर्थ देख रहा हूँ,
तो मुझे आखिरकार समझ आ गया। निंग मुस्कुराया। बिल्कुल सही। दूसरे रास्तों पर चलने वाले दाव लॉर्ड्स प्रशिक्षण के दौरान दूसरे दाव के रहस्यों का इस्तेमाल करके अपनी तकनीकें निखारने में सक्षम थे, जिससे उन्हें और भी मजबूत तकनीकें विकसित करने में मदद मिली। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने पानी के 3 सर्वोच्च दाव को मिला भी लिया हो, तो उसके पास भी ऐसा दाव नहीं होगा जो पानी के सार से जुड़ी हर चीज को पूरी तरह से समाहित कर सके। स्वाभाविक रूप से वह पानी की अपनी समझ को धीरे धीरे निखारने के लिए दूसरे दाव से और ज्यादा सीख सकेगा। हालांकि निंग अलग था। उसका मार्ग ओमेगा स्वॉर्ड दाव का था। ये सच्चे शिखर का प्रतिनिधित्व करता था। प्रत्येक चरण में तलवार के बारे में वह सचमुच कुछ और नहीं सीख सकता था। यही कारण था कि एक बार सफलता मिलने पर वह तुरंत अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव के 5 आसनों के सबसे उत्तम संस्करणों तक पहुंच जाता था और बेहतर तकनीकें नहीं बना पाता था। वह अन्य दाव लॉर्ड से अलग था। मैंने अपने दाव का नाम ओमेगा स्वॉर्ड दाव रखा है, निंग ने कहा और फिर हंस पड़ा। लेकिन हाँ, मैं तो बस यही मान रहा हूँ कि यही असली शिखर है। शायद अनगिनत साल बीतने के बाद कोई और तेजस्वी प्रतिभा प्रकट होगी और मुझे बताएगी कि कुछ ऐसा है जो मेरे दाव से भी बेहतर है। हाँ, अगर तुम्हारा ओमेगा स्वॉर्ड दाव सम्मिलित सुप्रीम दाव से भी बेहतर है, तो ये सचमुच सर्वोच्च होना चाहिए। हेगेमोन ब्राइटशो ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, अगर इससे अधिक शक्तिशाली कुछ होता तो ये हास्यास्पद होता। अन्य लोगों ने सहमति व्यक्त की। निंग मुस्कुराया। जब उसने अपना ओमेगा स्वॉर्ड दाव विकसित किया था तो तलवार के दाव के मूल सार के साथ एक प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई थी। उसी क्षण निंग को तुरंत समझ आ गया था कि उसने सबसे उत्तम और संपूर्ण तलवार दाव विकसित कर लिया है। वह तलवार के दाव का सच्चा गुरु था। ऊपर विलीन सर्वोच्च दास दाव का एक और भी गहरा रूप था। निंग ने बहुत पहले ही इस रहस्य को उजागर करने की तैयारी कर ली थी। अगर वह कुछ भी नहीं कहता तो वह विभिन्न प्रमुख शक्तियों के संदेह को और भी बढ़ा देता। बेहतर होगा कि उसे स्पष्ट रूप से समझाया जाए और सिर्फ उन्हें इसके बारे में बताने से उन पर कोई व्यक्तिगत असर नहीं पड़ेगा। तो क्या हुआ अगर उन्हें पता चला कि एक ज्यादा शक्तिशाली दाव मौजूद है? ये याद रखना जरूरी है कि विश्व स्तर पर कई ऐसे प्रतिभाशाली लोग थे जिन्होंने कई सर्वोच्च दाव को एक साथ मिलाया था और उनमें से कई के पास तो आधिपत्य की विरासत भी थी। हालांकि हर युग में उनमें से बहुत कम ही सर्वोच्च दाव लॉर्ड बन पाए। सम्राट हाथस्वॉर्ड ने अपनी हाथस्वॉर्ड कला को जन जन तक पहुंचाया था और कई लोगों ने इस तलवार कला का अध्ययन किया था, लेकिन आज तक इसमें पूरी तरह से निपुणता हासिल करने वाला एकमात्र व्यक्ति सम्राट हाथस्वॉर्ड ही रहे। बाद में आए कोई भी इसमें पूरी तरह से निपुणता हासिल नहीं कर पाया। निंग की ओमेगा स्वॉर्ड दाव में महारत हासिल करना हाथस्वॉर्ड कला से भी ज्यादा मुश्किल था। यह मिश्रित सुप्रीम दाव से कहीं ज्यादा ऊंचे स्तर का था। इतना मुश्किल दाव भले ही निंग ने इसे दूसरों के अध्ययन के लिए ओमेगा स्वॉर्ड दाव मैनुअल के रूप में पूरी तरह से सार्वजनिक कर दिया हो, कौन जानता था कि किसी और अद्वितीय प्रतिभा को इसमें निंग के स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। और हाँ, निंग इसे सार्वजनिक करने की योजना नहीं बना रहा था। ओमेगा स्वॉर्ड दाव इस नाम ने सभी प्रमुख शक्तियों को विस्मय से आही भरने पर मजबूर कर दिया। ओमेगा दाव के बारे में जानने में उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। वे सभी सम्मिलित दाव की बदौलत सम्राट बन गए थे। एक बार दाव चुन लेने के बाद उससे पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। साथ ही दाववादी डार्कनॉर्थ सम्राट गोल्डफेस मुस्कुराए। अब जब मैंने इन अद्भुत ओमेगा दाव के बारे में सुना है तो मैं सचमुच प्रशंसा और विस्मय महसूस कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ, क्या आप मुझे आपकी ओमेगा स्वॉर्ड दाव तकनीक का निरीक्षण करने और मेरे क्षितिज को व्यापक बनाने की अनुमति देंगे? हालांकि मेरे लिए अपनी साधना पथ पर दोबारा शुरुआत करना संभव नहीं है, फिर भी इससे मुझे कम से कम कुछ चीजें सीखने का मौका तो मिलेगा। निंग ने भौहें चढ़ाईं। उसे इसे देखने दो, उसके क्षितिज को व्यापक बनाओ। वह दूसरों को अपने दाव का निरीक्षण करने की अनुमति कैसे दे सकता था? हालांकि बहुत कम लोग थे जो ओमेगा स्वॉर्ड दाव सीख पाते। निंग इसे यूं ही लोगों को नहीं देना चाहता था। मेरा ओमेगा स्वॉर्ड दाव भविष्य में मेरे शिष्यों को दिया जाएगा। मैं इसे यूं ही दूसरों को नहीं दिखा सकता, निंग ने कहा। हम अपने दाव साझा कर सकते हैं और अपनी अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान कर सकते हैं, सम्राट गोल्डफेस ने कहा। मैं स्वाभाविक रूप से अपने दाव को आपके साथ साझा करने के लिए तैयार हूँ। साथ ही बदले में मैंने जो अन्य विरासतें अर्जित की हैं उन्हें भी आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ। साथ ही दाववादी डार्कनॉर्थ गोल्डफेस, तुम तो हद ही कर बैठे। तुम अपने दाव की तुलना साथ ही दाववादी डार्कनॉर्थ के दाव से कैसे कर सकते हो? उसका दाव ओमेगा स्वॉर्ड दाव जैसा है। ये पूरी तरह से अनोखा है और मिश्रित सुप्रीम दाव से भी बेहतर है। यहाँ तक कि हेगेमोनिक दाव भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। महारानी जेड फीनिक्स ने भौहें चढ़ाईं और ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम उसका ओमेगा स्वॉर्ड दाव देखना चाहते हो तो कम से कम थोड़ी ईमानदारी तो दिखाओ। महारानी जेड फीनिक्स ने फिर निंग की ओर देखा। साथ ही दाववादी डार्कनॉर्थ, सच कहूँ तो मैं खुद एक अड़चन में फंस गई हूँ। मैं इसे तोड़कर एक हेगेमॉन बनना चाहती हूँ। काश इसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता। इसलिए मैं सचमुच आपके ओमेगा स्वॉर्ड दाव को देखने का मौका चाहती हूँ। शायद इससे मुझे नई अंतर्दृष्टि मिले जिससे मैं इसे तोड़ सकूं। मैं इसे मुफ्त में देखने का अनुरोध नहीं करूंगी। मैं आपसे शपथ ले सकती हूं कि इसे देखने के बाद मैं इसे किसी और को नहीं दूंगी और आपके किसी भी अनुरोध को स्वीकार करूंगी। सम्राट गोल्डफेस ने कहा, जहां तक खजाने की बात है मेरे पास भी बहुत सारे हैं। जहां तक खजानों की बात है संभवतः मेरे पास सबसे अधिक है, दाववादी ब्लूस्टोन ने अचानक कहा। सब चुप हो गए। तीनों हेजमोन भी इस कथन का विरोध नहीं कर सके। वे सभी जानते थे कि दाववादी ब्लूस्टोन ने एक बार एक पूर्ण
अक्षत से थे अवशेष स्थल की खोज की थी और इस प्रकार अपने प्राइमल ट्विन को काला सम्राट बनने के लिए अनुष्ठानिक बलिदान से गुजरने दिया था। अवशेष स्थल के भीतर के अन्य सभी खजाने भी ताओवादी ब्लूस्टोन के हाथों में आ गए थे। किसी को नहीं पता था कि उसके पास कितने खजाने थे। साथ ही दाओवादी ब्लूस्टोन ने निंग की ओर देखा। मैं सिर्फ एक बार तुम्हारा ओमेगा स्वॉर्ड दाओ देखना चाहता हूँ और मैं कसम खाता हूँ कि इसे कभी किसी और को नहीं दिखाऊंगा। तुम्हारी कोई भी मांग हो, बस नाम बताओ। मुझे पता है कि तुम्हारे और आर्कन सिल्क्सनो के बीच एक दुश्मनी है। बस मुझे एक इशारा दे दो और मैं सिल्क्सनो फाइंड पैलेस के सम्राटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा। मैं उन सभी को सिल्क्सनो और ब्लड क्लाउड सहित मिटा दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। दाओवादी ब्लूस्टोन के लिए सिल्क्सनो और ब्लड क्लाउड को मारना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर वह सचमुच कीमत चुकाने को तैयार हो तो उसके पास अभी भी यह कर दिखाने का मौका है। दाओवादी ब्लूस्टोन ने निंग की ओर देखा। उसकी आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं। वह एक ऐसा आदमी था जिसे दाव के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं थी। दाव के लिए वह बहुत कुछ त्यागने को तैयार था। जहां तक मेरे खजानों की बात है, कुछ खजानों को छोड़कर जो मेरे लिए बेहद अहम है, मैं वो सब तुम्हें सौंप दूंगा। दूसरे शब्दों में, मेरे 99% से ज्यादा खजाने तुम्हारे होंगे, ताओवादी ब्लूस्टोन ने कहा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना ओमेगा स्वॉर्ड दाव देखने दो। निंग चौंक गया। सच कहूं तो उसकी मूल योजना केवल उन दाव के अस्तित्व का खुलासा करना था जो सम्मिलित सर्वोच्च दाव से श्रेष्ठ थे। वह और कुछ कहने की योजना नहीं बना रहा था। निंग बस अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव को अपने कुछ चुनिंदा शिष्यों के साथ त्रिलोक में अध्ययन के लिए छोड़ने की योजना बना रहा था। उसने इसे सार्वजनिक करने की योजना नहीं बनाई थी। इस तरह अगर भविष्य में उसे कोई गंभीर समस्या आती है तो वह शायद ओमेगा स्वॉर्ड दाव का इस्तेमाल हेगेमन से बातचीत करने के लिए एक सौदेबाजी के रूप में कर सकेगा। उदाहरण के लिए, वह किसी हेजेमोन से तीनों लोगों की रक्षा के लिए हमेशा साथ देने की शपथ ले सकता था, वगैरह वगैरह। हालांकि ये सब तभी होता जब वह खुद कुछ करने में असमर्थ होता। यह आखिरी उपाय था। जब तक निंग खुद सब कुछ संभाल सकता था, वह ओमेगा स्वॉर्ड दाव को दूसरों को देने को तैयार नहीं था। लेकिन आज दाओवादी ब्लूस्टोन के प्रस्ताव के सामने निंग झिझकने लगा। वह आदमी सचमुच ईमानदार था। सम्राट गोल्डफेस ने दाव साझा करने और अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान करने के बारे में सुंदर कुतर्क दिए थे, लेकिन निंग उससे बातचीत करने की जहमत नहीं उठा सका। उसके पास 300 से ज्यादा आधिपत्यवादी विरासतें थीं। वह सम्राट गोल्डफेस की विरासत की परवाह क्यों करता? इसके विपरीत ताओवादी ब्लूस्टोन बेहद ईमानदार था। वह अपने खजाने का 90% से ज्यादा हिस्सा देने को तैयार था और उसने निंग पर जरा भी दबाव नहीं डाला। इसके अलावा निंग के मन में गहरी इच्छा थी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जो स्पेस टाइम के प्रवाह को उलट दे और उसकी पत्नी को पुनर्जीवित कर दे। शायद ताओवादी ब्लूस्टोन के खजाने किसी तानाशाह को मध्यस्थता के लिए बुलाने के लिए काफी हों। निंग भविष्य में बड़ी संख्या में शिष्यों का चयन करके उन्हें ओमेगा स्वॉर्ड दाव सौंपने वाला था। दाओवादी ब्लूस्टोन को भी इसे देखने देना असंभव नहीं था। पुस्तक 36, अध्याय 18, नग्न जबरन वसूली। दाओवादी ब्लूस्टोन के पास हम बाकियों से कहीं ज्यादा खजाने हैं। सम्राट गोल्डफेस मुस्कुराए जब उन्होंने दाओवादी ब्लूस्टोन का प्रस्ताव देखा। लेकिन ओमेगा स्वॉर्ड दाव तकनीक तो बस एक तकनीक है। इसे कुछ और लोगों को दिखाने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, दाओ लॉर्ड डार्कनॉर्थ। हम स्वाभाविक रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि तुम्हें इसके लिए उचित मुआवजा मिले और तुम हमेशा कुछ और खजानों का इस्तेमाल कर सको, है ना? एक दाव लॉर्ड होने के नाते तुमने इतने लंबे समय तक प्रशिक्षण नहीं लिया है। तुम्हारे पास शायद अभी ज्यादा खजाने नहीं हैं, है ना? जी निंग ने भौहें चढ़ाईं। ये सम्राट गोल्डफेस इतना परेशान क्यों कर रहे थे? सम्राट गोल्डफेस, ये आपका काम नहीं है कि आप मुझे लेक्चर दें कि मुझे अपना ओमेगा स्वॉर्ड दाव किसे सिखाना चाहिए। निंग की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। उसकी पहले वाली विनम्रता गायब थी। सम्राट गोल्डफेस का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। मुझे लगता है कि तीनों हेजेमोन, सम्राट गोल्डिस और सम्राट ब्लैक क्लाउड, सभी जानते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा क्या चाहिए। निंग ने सम्राट गोल्डफेस की तरफ देखा तक नहीं, बल्कि दूसरी प्रमुख शक्तियों की ओर देखा। अपनी साधना के शुरुआती दिनों से ही मेरी सबसे बड़ी इच्छा अपने दाव साथी को पुनर्जीवित करना रही है। हालांकि ये केवल एक ऑटॉक ही कर सकता है। इसलिए अगर कोई मुझे इतना खजाना दे सके कि मैं किसी ऑटॉक से मेरी ओर से हस्तक्षेप करने के लिए कह सकूं, तो मैं अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव के हर पहलू को उसके देखने के लिए पूरी तरह से रिकॉर्ड करने को तैयार हूं। किसी तानाशाह से हस्तक्षेप करने को कहो। तीनों हेगेमॉन्स ने एक दूसरे को देखा, जबकि पांचों सम्राट चुप हो गए। निंग ने ध्यान से देखा तो पाया कि सभी प्रमुख शक्तियां पूरी तरह से चुप थीं। थोड़ी देर बाद दूर स्थित ताओवादी ब्लूस्टोन ने आखिरकार कहा, साथी ताओवादी डार्कनॉर्थ, किसी ऑटॉक से मदद मांगना कोई आसान काम नहीं है। अगर तीनों हेजेमॉन अपने सारे खजाने इकट्ठा कर लें तो उनके पास मुश्किल से ही इतना पैसा होगा कि कोई ऑटॉक हस्तक्षेप कर सके। हालांकि मैं भाग्यशाली था कि मुझे कुछ सीधे खजाने मिले, लेकिन शायद ये किसी ऑटॉक को हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। ब्लैक एम्परर बनाने के लिए जरूरी सामग्री मैं पहले ही इस्तेमाल कर चुका हूँ। बाकी के खजाने भी काफी नहीं होंगे। ब्राइट शो, विंडरिन, नेदरलिली, क्या तुम तीनों हेजेमॉन मेरे साथ मिलकर ऑटॉक से संपर्क करने के लिए जरूरी रकम जुटाने को तैयार होगे? डार्कनॉर्थ, क्या ये तुम्हारे लिए कारगर होगा? कोई बात नहीं। निंग ने एक पल सोचा और सिर हिला दिया। मुझे दाओवादी ब्लूस्टोन और तीनों हेगेमॉन्स को इसे एक साथ देखने की इजाजत देने में कोई दिक्कत नहीं है।
यूएई को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ भी करना उचित होगा। मैं शायद किसी तानाशाह को हस्तक्षेप करने के लिए जरूरी मूल्य का 30 से 40% प्रदान कर सकता हूँ। दाऊवादी ब्लूस्टोन ने बाकी 3 हेगेमॉन की ओर देखा। क्या तुम तीनों मिलकर 60% के आसपास की राशि जुटा सकते हो? ये तो बहुत ज्यादा है। हेगेमॉन नेदरलिली ने अपना सिर हिलाया। ये बहुत ज्यादा मांग है। किसी ऑटॉक को मदद के लिए बुलाओ। मैंने तो कभी ऑटॉक देखा ही नहीं। हेगेमॉन विनरिन ने भी सिर हिलाया। कीमत बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है हम मना कर देंगे। हाँ, हम पास हो जाएंगे। हेगेमॉन ब्राइटशो ने भी अपना सिर हिलाया। दाऊवादी ब्लूस्टोन एक पल के लिए चौंका, फिर समझ में आते ही सिर हिलाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं भूल गया था कि हालांकि यह ओमेगा स्वॉर्ड दाव मेरे लिए बेहद आकर्षक है, लेकिन हेगेमॉन स्तर पर पहुंचने के मेरे प्रयासों के कारण ये तुम तीनों के लिए बहुत सीमित उपयोग का है। निंग समझ गया कि क्या हो रहा है। दाऊवादी ब्लूस्टोन, सम्राट गोल्डफेस, महारानी जेड फीनिक्स, सम्राट ब्लैक क्लाउड और सम्राट गोल्डिस सभी हेगेमॉन स्तर तक प्रशिक्षण लेने के लिए उत्सुक थे, लेकिन 3 हेगेमॉन उनके दाव को अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली स्वायत्तता के स्तर तक पहुंचने से पहले बहुत बड़ी प्रगति करनी होगी। ये चरण स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जितना विशाल था। हालांकि ओमेगा स्वॉर्ड दाव एक अत्यंत गहन दाव था। निंग ने अभी तक इसे केवल चौथे चरण के दाव लॉर्ड स्तर तक ही विकसित किया था। केवल दाव लॉर्ड स्तर ओमेगा स्वॉर्ड दाव ही हेगेमन्स के लिए सीमित सहायक होगा। उनके लिए स्वायत्तता तक पहुंचने के लिए निंग की अंतर्दृष्टि का उपयोग करना लगभग असंभव था। ये याद रखना जरूरी है कि तीनों हेगेमॉन्स के संयुक्त खजाने भी किसी ऑटॉक को मदद के लिए आमंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। उन तीनों का मिलकर आवश्यक धनराशि का 60% जुटाना वास्तव में उनके दिवालिया होने के समान था। ओमेगा स्वॉर्ड दाव देखने के लिए अपने अधिकांश खजाने का बलिदान करना। तीनों हेगेमॉन्स ऐसा करने को तैयार नहीं थे। कितना शर्मनाक है। दाऊवादी ब्लूस्टोन ने निंग की ओर देखा। साथ ही दाऊवादी डार्कनॉर्थ, मैं पहले ही अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुका हूँ। किसी ऑटॉक से मदद मांगना बहुत मुश्किल है। शायद फ्लेम ड्रैगन रियलम्स का एकमात्र व्यक्ति ऐसा करने के योग्य सम्राट वेव शिफ्ट है, लेकिन वह हमेशा बाहरी दुनिया में घूमता रहता है। उसे ढूंढने का कोई तरीका नहीं है, और अगर आप उसे किसी तरह ढूंढ भी लें तो भी वह शायद आपको इतना खजाना देने को तैयार नहीं होगा। वह वास्तविक युद्ध में हेगेमॉन से कमजोर हो सकता है, लेकिन वह निश्चित रूप से अंकगणित के दाव में हेगेमॉन स्तर तक पहुंच गया है। आपका ओमेगा स्वॉर्ड दाव उसके लिए सीमित उपयोग का होगा। निंग समझ गया। उसका ओमेगा स्वॉर्ड दाव हेगेमॉन्स के लिए सीमित रुचि का था। यह उन सम्राटों के लिए कहीं ज्यादा रुचिकर था जो एक अड़चन में फंसे हुए थे और जो हेगेमनी तक पहुंचने के लिए उसे तोड़ना चाहते थे। खैर, तुम मेरी पेशकश जानते हो। मैं तुम्हें अपना अधिकांश खजाना देने को तैयार हूँ, और तुम जो भी कहोगे मैं वह सब करने को तैयार हूँ। दाऊवादी ब्लूस्टोन मुस्कुराया। अगर तुम स्वीकार करने का फैसला करते हो तो तुम जब चाहो मुझसे मिलने आ सकते हो। दाऊवादी ब्लूस्टोन ने जो दाव चुना था वह काले और सफेद का दाव था। काला और सफेद वे सभी चीजों को समाहित करते थे जिनमें बुराई और अच्छाई, अंधकार और प्रकाश दोनों शामिल थे। वे सर्वव्यापी थे। उनकी मानसिकता बिल्कुल शांत और सम थी। जो कुछ वह प्राप्त कर सकते थे उसे प्राप्त करना, लेकिन जो नहीं कर सकते थे उसे जबरदस्ती नहीं करना। एक साधक के रूप में उसका व्यवहार उसके दाव के अनुरूप होना चाहिए। निंग दाऊवादी ब्लूस्टोन की ईमानदारी को भांप सकता था। दरअसल दाऊवादी ब्लूस्टोन ने उसे धमकाने या उस पर जरा भी दबाव डालने की कोशिश नहीं की थी। वह ऐसा व्यक्ति था जिससे तीनों हेगेमॉन भी सावधान थे, लेकिन उसने निंग को धमकाने की जरा भी कोशिश नहीं की। निंग उसकी इस बात के लिए उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया, जिससे उसने अपना मन बदल लिया। स्पेस टाइम के प्रवाह को उलटकर यूएई को पुनर्जीवित करना बहुत महंगा होगा, और एक साथ सभी जरूरी खजाने इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होगा। चूंकि यह संभव नहीं था, वह धीरे धीरे जरूरी राशि जमा कर लेगा। चूंकि उसके पास पहले से ही हरा भरा नीला आत्मा और उत्परिवर्तित ओमनीगेडन रक्तफल वृक्ष था, अगर वह दाऊवादी ब्लूस्टोन के खजानों को भी इसमें जोड़ दे तो कुछ और समय और साहसिक कार्य उसे अपनी जरूरत की चीजें हासिल करने का मौका दे सकते थे। भाई ब्लूस्टोन, निंग ने अचानक मन ही मन दाऊवादी ब्लूस्टोन को संदेश भेजा। दाऊवादी ब्लूस्टोन का दिल कांप उठा, लेकिन उसने अपना चेहरा भावहीन रखा ताकि कोई कुछ न कह सके। इस सम्मेलन के समापन के बाद आइए हम ओमेगा तलवार दाव पर निजी तौर पर चर्चा करें। निंग ने मन ही मन कहा। बहुत अच्छा, मैं ब्लूस्टोन आपकी इस कृपा को कभी नहीं भूलूंगा, ताओवादी ब्लूस्टोन ने जवाब भेजा। वह बेहद उत्साहित था। ताओवादी ब्लूस्टोन गुप्त कलाओं, दिव्य क्षमताओं या खजानों में अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच चुका था। हालांकि उसके पास कई खजाने थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी शक्ति के स्तर को बढ़ाने में वास्तव में उपयोगी नहीं था। अपने ताव को और अधिक परिष्कृत और पूर्ण बनाना बहुत कठिन था। यही कारण था कि इस अकल्पनीय ओमेगा स्वॉर्ड ताव ने उसकी रुचि जगा दी थी। जी निंग चौथे चरण के एक दाव लॉर्ड मात्र थे, लेकिन उनके दाव की शक्ति पहले से ही दाववादी ब्लूस्टोन के बराबर थी। दाववादी ब्लूस्टोन को पूरा विश्वास था कि यह अकल्पनीय रूप से गहन तलवार दाव उनके लिए एक नया रास्ता और नए क्षितिज खोलने में मदद करेगा। दोनों ने मन ही मन अकेले में बात की और सम्मेलन के बाद बातचीत करने पर सहमत हुए, लेकिन अपने फैसले का कोई भी संकेत खुलकर नहीं दिया। आखिरकार ओमेगा स्वॉर्ड दाव में रुचि रखने वाले बहुत से लोग थे। अगर निंग सहमत भी होता तो भी वह सार्वजनिक रूप से सहमत नहीं होता। हम्फ, सम्राट गोल्डफेस गुस्से से खर्राटे भरते हुए खड़े हुए। उन्होंने निंग की ओर इशारा किया और चिल्लाए, साथ ही दाववादी ब्लूस्टोन ने बड़ी ईमानदारी दिखाई है, फिर भी तुम मना कर रहे हो।
तुम्हारे जैसे एक अग्नि से दाव लॉर्ड को इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि तीनों हेगेमॉन और हम 5 सम्राटों के सामने इतना अहंकार दिखा सको। हम सब कहते हैं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन मुझे खुद ये देखने का मौका नहीं मिला। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। अगर तुममें सचमुच अपने अहंकार को साबित करने की ताकत है तो मुझे दिखाते क्यों नहीं। बोलते ही सम्राट गोल्डफेस अपने सिंहासन से उड़ गए। उनका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमकने लगा जो एक कुचलती लहर की तरह निंग की ओर बह रही थी। क्या तुम इसे मुझसे जबरदस्ती छीनना चाहते हो? निंग ने ठंडी मुस्कान दी। और अगर मैं करूं भी तो क्या? देखते हैं कि तुम इसे अपने पास रख पाओगे या नहीं। सम्राट गोल्डफेस हमेशा से ही एक बेहद दबंग सम्राट रहे थे, ब्लूस्टोन या जेड फीनिक्स से भी कहीं ज्यादा। यही वजह थी कि निंग ने भी उनके बारे में सुना था। हालांकि उन शुरुआती दिनों को इतने युग बीत चुके थे, उन्होंने काफी हलचल मचा दी थी। जेड फीनिक्स और तीनों में सबसे ताकतवर दाओइस्ट ब्लूस्टोन दोनों इतने शांत स्वभाव के थे कि निंग ने उनके बारे में कभी सुना भी नहीं था। भाई डार्कनॉर्थ, दाओवादी ब्लूस्टोन ने मन ही मन निंग को संदेश भेजा। हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, निंग ने जवाब दिया। ये गोल्डफेस वाला किरदार मुझे पहले ही परेशान करने लगा है। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। हाँ, बढ़िया। मुझे भी गोल्डफेस बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे उसे अच्छा सबक सिखाने में मदद करो, दाओवादी ब्लूस्टोन ने मन ही मन कहा। हालांकि निंग ने ब्लड क्लाउड और सिल्क्सनो को हरा दिया था, फिर भी युद्ध बहुत जल्दी समाप्त हो गया था। उसने बहुत कम समय में सभी दुश्मनों को हरा दिया था, इसलिए इसे प्रत्यक्ष रूप से देखने वाले केवल हेगेमॉन ब्राइटशो और सम्राट गोल्डिस ही थे। यहाँ तक कि हेगेमॉन नेदरलिली और हेगेमॉन विंटरिन भी बस एक कदम पीछे थे। बाकी सम्राटों की तो बात ही छोड़िए, उनमें से किसी ने भी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था कि निंग ने सिल्क्सनो के समूह को कैसे हराया था। उन्होंने तो बस उसे सिल्क्सनो फाइंड पैलेस को उखाड़ते हुए देखा था। नादान डाउलॉर्ड, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि अहंकार का भी एक समय होता है और विनम्रता का भी। सम्राट गोल्डफेस का पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, लेकिन उसकी निगाहें बर्फ की तरह ठंडी थीं। जब मैं आसपास हूँ तो बेहतर होगा कि तुम थोड़ी विनम्रता दिखाओ। वह सम्राट गोल्डफेस था। केवल 3 हेगेमॉन और दाओवादी ब्लूस्टोन ही उससे सचमुच श्रेष्ठ थे। वह दूसरों का जरा भी सम्मान नहीं करता था। जल्द ही तुम जान जाओगे कि विनम्रता का असली मतलब क्या होता है। निंग भी खड़ा हो गया। जैसे ही उसने 3 सिर 6 भुजाएं सक्रिय की, उसका शरीर धुंधला हो गया और सभी 6 उत्तरधनुष तलवारें उसके हाथों में आ गईं। पुस्तक 36 अध्याय 19 बिखरा हुआ। और मुझे कौन सिखाएगा? तुम्हारे नाम पर तो ब्रह्मांड का कोई खजाना भी नहीं है। सम्राट गोल्डफेस मुस्कुराया। बात तो सही है, तुम तो बस एक डाउलॉर्ड हो। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड के किसी खजाने को अपने अधीन करना लगभग नामुमकिन होगा। ब्रह्मांड के खजाने के बिना भी मैं तुम्हें पटक पटक कर मार डालूंगी, जी निंग ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारा रवैया जल्द ही बदल जाएगा। सम्राट गोल्डफेस के चेहरे का भाव पल पल और भी कुरूप होता जा रहा था। उन्होंने पहले ही 6 भुजाएं प्रकट कर दी थीं और अपने हाथों में 6 लंबे शटल ले रखे थे, जिनमें से प्रत्येक सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। उन 6 में से एक की आभा विशेष रूप से असाधारण थी। यह अर्धपारदर्शी लग रही थी और उससे निकलने वाली ठंडी आभा ने निंग को तुरंत समझ में आ गया कि यह ब्रह्मांड का खजाना है। सम्राट गोल्डफेस के 6 हथियारों में से एक ब्रह्मांड का खजाना था, जबकि अन्य 5 संभवतः जीवनदायी हथियार थे। उपस्थित प्रमुख शक्तियों में से हेगेमॉन ब्राइटशो के निंग के साथ सबसे अच्छे संबंध थे। वह जानता था कि निंग कितना शक्तिशाली हो गया है, क्योंकि उसने उस पिछली लड़ाई को शुरू से अंत तक देखा था। यही कारण था कि हेगेमॉन ब्राइटशो ने इस लड़ाई को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जबकि निंग ने स्वयं दाओवादी ब्लूस्टोन को रोक दिया था। जहां तक अन्य प्रमुख शक्तियों का प्रश्न है, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने लड़ाई को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। वे सभी उत्सुक थे और देखना चाहते थे कि निंग का ओमेगा स्वॉर्ड दाओ कितना शक्तिशाली है। फुफ! सम्राट गोल्डफेस के चारों ओर अनगिनत फूलों की पंखुड़ियां दिखाई देने लगीं। कुछ लाल थीं, कुछ काली, कुछ नीली, कुछ बैंगनी। रंग बिरंगी पंखुड़ियां आसपास के क्षेत्र में नाचती हुई निंग पर दबाव डाल रही थीं। निंग ने अपनी गुप्त कलाओं को उजागर करने में जरा भी संकोच नहीं किया। उसके चारों ओर तलवार की रोशनी के अनगिनत चाप दिखाई दिए, जबकि उसके ठीक ऊपर सुनहरे पंखों का एक अतुलनीय रूप से सुंदर जोड़ा प्रकट हुआ। ये दोनों मिलकर ओमेगा तलवार दाओ यिन यांग के गहन सिद्धांतों के अनुसार पूरी तरह से काम कर रहे थे, जहां सुनहरे पंखों को तलवार की रोशनी के अनगिनत चापों द्वारा अनुरक्षित किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फीनिक्स अनगिनत छोटे पक्षियों द्वारा अनुरक्षित होकर आकाश में तेजी से सम्राट गोल्डफेस की ओर बढ़ रहा हो। उसी समय एक विशाल हृदयलोक प्रक्षेपण भी उतरा, जिसके ठीक बीच में एक विशाल तलवार पर्वत था। ब्रेंड डिफ्रैक्शन स्वॉर्ड लुमिसवुड गॉडविंग्स दोनों को ओमेगा स्वॉर्ड दाओ यिन यांग के माध्यम से एक साथ मिला दिया गया था, फिर निंग के हार्टवेल्ट प्रक्षेपण के वंश द्वारा प्रबलित किया गया था। धमाक धमाक धमाक! अनगिनत फूल तुरंत टूटने लगे। सम्राट गोल्डफेस की गुप्त कला को टूटने के लिए बस एक ही वार की जरूरत थी। मेरा 100 फूलों का राज्य! सम्राट गोल्डफेस के चेहरे पर क्रोध का भाव उभर आया। मार डालो! वाह! आखिरकार गुप्त कलाएं ही बाहरी मदद का जरिया थीं। वह सम्राट गोल्डफेस करीबी मुकाबले में सबसे कुशल थे। उनकी प्रसिद्धि उनकी असली क्षमताओं के कारण ही मिली थी। मार डालो! निंग भी आगे बढ़ा। स्विश स्विश स्विश! तलवार की रोशनी की 6 लहरें 6 शटलों से टकराईं। दोनों पक्षों ने बहुत ही विचित्र और तेज हमले किए। निंग अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाओ शैडोलेस और ओमेगा स्वॉर्ड दाओ ब्लड ड्रॉप का इस्तेमाल कर रहा था।
उसे अपनी नजदीकी युद्ध क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। हालांकि निंग का चेहरा जल्द ही तनावग्रस्त हो गया। वह तेज है। सम्राट गोल्डफेस आखिरकार प्रकाश के दाव के मार्ग पर चल पड़े। कच्ची गति के मामले में दाववादी ब्लूस्टोन भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके अलावा प्रकाश का दाव सर्वव्यापी और सर्वज्ञ था। कोई भी रास्ता खुला नहीं था जिससे निंग की अप्रत्याशित तलवारबाजी भी सम्राट गोल्डफेस की शटल लाइट की दीवार को भेदने में मुश्किल महसूस कर रही थी। इसके अलावा उन 6 शटल में से एक ब्रह्मांड का खजाना था, इसलिए सम्राट गोल्डफेस के कुछ हमले अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। इससे निंग के लिए उससे लड़ना काफी मुश्किल हो गया था। उसने गति को पूरी तरह से अपना लिया है और अपना सारा ध्यान उसी पर केंद्रित कर लिया है। गति के मामले में तो मैं भी गोल्डफेस से कमतर हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि दाव लॉर्ड डार्कनॉर्थ इन हमलों को रोक पाएगा। दाववादी ब्लूस्टोन युद्ध की प्रगति का आकलन करते हुए हंसा। गोल्डफेस का रास्ता तो आखिरकार प्रकाश के दाव का रास्ता है। वह वाकई गति और चपलता में बेहद कुशल है। महारानी जेड फीनिक्स ने भी सिर हिलाया। निंग और सम्राट गोल्डफेस ने अपनी भीषण लड़ाई जारी रखी, लेकिन इस तरह की लड़ाई निंग के लिए काफी असहज थी। इसने उसे याद दिलाया कि दाव में लगभग आधिपत्य के स्तर पर पहुंच चुके किसी भी व्यक्ति को कम न आंकें। हालांकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हृदय लोक प्रक्षेपण और 2 गुप्त कलाओं से दबा रहा था, फिर भी उसका शत्रु अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ने में सक्षम था। मुझे तोड़ दो। निंग ने अचानक एक भयंकर दहाड़ लगाई और उसकी तलवारबाजी बदल गई। पहले उसके हमले तेज और विचित्र थे, लेकिन अब वे पूरी तरह से बदलकर अतुलनीय रूप से क्रूर और विस्फोटक हो गए थे। निंग अब अपने सबसे जबरदस्त शक्तिशाली हमले ओमेगा स्वॉर्ड दाव हेवनब्रेकर का इस्तेमाल कर रहा था। धमाका धमाका धमाका। उसके हमले जोरदार विस्फोट के साथ हुए, जिससे आसपास का अंतरिक्षीय ढांचा ढह गया। तीनों तमाशबीन हेजेमोन्स तेजी से आगे बढ़े और अपने आसपास के क्षेत्र में स्पेस टाइम को स्थिर और शांत कर दिया। हालांकि स्पेस टाइम, वह क्षेत्र जहां निंग और सम्राट गोल्डफेस लड़ रहे थे, पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। क्या? सम्राट गोल्डफेस अचानक पीला पड़ गया जब उसने तलवार की रोशनी का एक भयानक सैलाब अपनी ओर आते देखा। तलवार की रोशनी का ये सुनामी अतुलनीय रूप से भयंकर था, इतना शक्तिशाली कि उसे भी थोड़ा डर लगा। दाव गठबंधन में एकमात्र व्यक्ति जिसने उसे कभी इतना दबाव महसूस कराया था, वह था दाववादी ब्लूस्टोन। ब्लॉक। सम्राट गोल्डफेस ने जल्दी से हमले से बचाव करने का प्रयास किया। धमाका 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 धमाका। निंग की 6 तलवारें ओमेगा स्वॉर्ड दाव हेवनब्रेकर के सिद्धांतों के अनुसार उस पर लगातार वार करती रहीं। सम्राट गोल्डफेस इन हमलों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वह गति और चपलता के शिखर पर पहुंच चुका था और दाव गठबंधन में कोई भी ऐसा नहीं था जो इस मामले में उसकी बराबरी कर सके। हालांकि उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि उसे ऐसे जबरदस्त और शक्तिशाली हमलों का सामना करना पड़ेगा जिनका उसे सीधे सामना करना पड़ेगा। ताओवादी ब्लूस्टोन ने उसे ठीक इसी तरह कुचल दिया था। ताओवादी ब्लूस्टोन के प्राइमल ट्विन के ब्लैक एम्परर में तब्दील होने से बहुत पहले दोनों के बीच एक सार्वजनिक युद्ध हुआ था। ताओवादी ब्लूस्टोन की कर्म कलाएं विशालकाय उल्कापिंडों की तरह टूट पड़ी थीं, जिससे सम्राट गोल्डफेस डर के मारे पूरी तरह पीला पड़ गया था। यही कारण था कि उसने एकांतवास का चुनाव किया था और निजी तौर पर इतनी कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण लिया था। वह एक दिन उस हार के अपमान को मिटा देना चाहता था। अफसोस, वह ब्लूस्टोन से ज्यादा ताकतवर नहीं बन पाया। जब उसने सुना कि दाववादी ब्लूस्टोन का प्राइमल ट्विन एक काले सम्राट में बदल गया है, तो उसे तुरंत निराशा हुई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें पटक पटक कर मार डालूंगा, और मैं यही करने जा रहा हूँ। निंग की 6 उत्तरधनुष तलवारें वारों के अंतहीन तूफान की तरह गुस्से से चीख रही थीं। आनंदमय, सचमुच आनंदमय। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे साधकों ने ऐसे दाव चुने जो दुश्मनों को जबरदस्त ताकत से कुचलने पर केंद्रित थे। लेकिन जाहिर है, अगर कोई पूरी तरह से ऐसी तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करे तो उसके दुश्मन आपके घातक वारों से बेहतर फुर्ती से बच सकते थे। निंग की खूबी यह थी कि उसका तलवार दाव वाकई अचूक था। दुश्मन उसके वार से बच नहीं पा रहे थे और इसलिए सम्राट गोल्डफेस भी हार के कगार पर पहुंच गए। स्वूश। सम्राट गोल्डफेस का चेहरा देखने में और भी बदसूरत होता गया। एक स्वूशिंग ध्वनि के साथ वह प्रकाश की एक चमकदार रेखा में बदल गया जो अविश्वसनीय गति से तेजी से दूर चली गई। लड़ाई अस्थायी रूप से रुक गई क्योंकि निंग दूर खड़े सम्राट गोल्डफेस को बस देखता रहा। सम्राट गोल्डफेस को बेहद शर्मिंदगी और गुस्सा महसूस हुआ। उन्होंने जोर से गरजते हुए कहा, सब लोग, डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ एक डाउलॉर्ड से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उसकी तलवारबाजी पहले ही अविश्वसनीय ऊंचाइयों को छू चुकी है। ये ओमेगा स्वॉर्ड दाव वाकई असाधारण है। मुझे लगता है कि यह हेगेमन्स के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। आप तीनों को इसका अध्ययन करने से बहुत कुछ हासिल हो सकता है। हालांकि वह बहुत ज्यादा मांगता है। ताओवादी ब्लूस्टोन ने उसे कई खजाने दिए, लेकिन वह अभी भी हमें अपनी तकनीक दिखाने से इनकार कर रहा है और वह हमारे सामने इतनी ढिठाई से पेश आ रहा है। जब वह हमें कोई सम्मान नहीं देता तो हम उसे कोई सम्मान क्यों दें? मुझे लगता है कि हमें उसे पकड़ने के लिए सेना में शामिल हो जाना चाहिए और उसे अपना ओमेगा स्वॉर्ड दाव सौंपने के लिए मजबूर करना चाहिए। आओ मिलकर काम करें। वह बच नहीं पाएगा। सम्राट गोल्डफेस दहाड़ा। सब चुप हो गए। महारानी जेड फीनिक्स ने उसकी ओर देखा, फिर अन्य सम्राटों और हेगेमन्स की ओर देखने लगीं। हेगेमोन नेदरलिली चुपचाप देखती रही, एक शब्द भी नहीं बोली। सम्राट ब्लैक क्लाउड ने भी अपने साथियों की ओर देखा। पूरा क्षेत्र एक अस्वाभाविक, अजीब सी शांति में डूब गया। निंग का चेहरा थोड़ा तनावग्रस्त हो गया। फिर उसने सम्राट गोल्डफेस की ओर ठंडी नजरों से देखा। अगर वे सब मिलकर काम करते तो वह वाकई काफी मुश्किल में पड़ जाता।
लेकिन तार्किक रूप से हेगेमॉन ब्राइटशो और दाओवादी ब्लूस्टोन शायद उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। अगर ऐसा होता तो वह उतना खतरा नहीं होता। उसने अभी तक अपना छायाहीन शरीर प्रकट नहीं किया था। सच तो ये है कि अगर सभी प्रमुख शक्तियां एक साथ उस पर हमला भी कर दें तो भी अंतिम परिणाम यही होगा कि उसे अपना शरीर तितर बितर करने और अपना अजेय रूप प्रकट करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बस, दाओवादी ब्लूस्टोन ठंडे स्वर में चिल्लाया। गोल्डफेस, तुम बहुत आगे बढ़ गए। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्लूस्टोन। सम्राट गोल्डफेस काफी चिढ़ गया। मैंने आपकी मदद नहीं मांगी, दाओवादी ब्लूस्टोन ने सपाट लहजे में कहा। सम्राट गोल्डफेस को तुरंत और भी गुस्सा आ गया। चूंकि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए तो आइए इस सम्मेलन को यहीं समाप्त कर दें। हेगेमॉन ब्राइटशो ने भी अस्वाभाविक सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा। अभी अभी कुछ बड़ी ताकतें गोल्डफेस के सुझाव से चिंतित थीं, लेकिन चूंकि हेगेमॉन ब्राइटशो और दाओवादी ब्लूस्टोन दोनों ही बोल चुके थे, इसलिए वह छोटी सी चाल बेकार साबित हुई। डार्कनॉर्थ। हेगेमॉन ब्राइटशो ने निंग की ओर देखा और मुस्कुराया। जब भी मन करे आ जाना। यदि आप कभी भी मुझे अपना ओमेगा तलवार दाव देखने देने के लिए तैयार हैं तो कुछ भी बातचीत हो सकती है। हेगेमॉन विंड्रिन ने मुस्कुराते हुए कहा। हम प्राचीन साधक भी आपके आगमन का स्वागत करेंगे जब भी आप आना चाहें। साथ ही दाओवादी डार्कनॉर्थ। हेगेमॉन नेदरलिली भी खड़ी हो गई। तीनों हेगेमॉन निंग के ओमेगा दाव में काफी रुचि रखते थे, लेकिन इसके लिए वे कितनी भी कीमत चुकाने को तैयार थे, उसकी एक सीमा थी। हम। सम्राट गोल्डफेस ने एक ठंडी सिसकारी भरी, फिर हाथ हिलाया और स्पेस टाइम में एक छेद कर दिया। वह उस छेद में कदम रखा और फिर गायब हो गया। सम्राट गोल्डिस, सम्राट ब्लैक क्लाउड और महारानी जेड फीनिक्स ने जाने से पहले निंग से कुछ शब्द कहे। ये रियल्म सम्मेलन समाप्त हो चुका था और सभी प्रमुख शक्तियां विदा हो चुकी थीं। निंग और दाओवादी ब्लूस्टोन एक साथ एक पहाड़ की चोटी पर प्रकट हुए। भाई ब्लूस्टोन। निंग मुस्कुराया। भाई डार्कनॉर्थ। दाओवादी ब्लूस्टोन भी निंग की ओर मुस्कुराया। बातचीत का समय हो गया था। पुस्तक 36, अध्याय 20, वाइट थो। एक ठंडी पहाड़ी हवा दोनों के पास से गुजरी। दाओवादी ब्लूस्टोन ने तुरंत शपथ लेना शुरू कर दिया। मैं, ब्लूस्टोन, अपनी जान की कसम खाता हूँ कि मैं अपने साथी ताओवादी डार्कनॉर्थ की ओमेगा स्वॉर्ड दाव तकनीक किसी और को बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। शपथ के शब्द पहाड़ों में गूंज उठे। जी निंग मुस्कुराया, फिर हाथ हिलाया और हल्के से हवा में थपथपाया। तुरंत उसकी दिव्य बोध से बना एक क्रिस्टल उसकी उंगली से उड़कर बाहर आ गया। इस दिव्य बोध क्रिस्टल में निंग के ओमेगा स्वॉर्ड दाव के बारे में अत्यंत विस्तृत जानकारी थी। साथ ही हर मुद्रा के इस्तेमाल और क्रियान्वयन के चित्र भी थे। चूंकि निंग ने पहले ही इस काम को करने का फैसला कर लिया था, इसलिए वह इसमें कंजूसी नहीं करने वाला था। ईश्वरीय ज्ञान। ताओवादी ब्लूस्टोन ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत कहा, भाई डार्कनॉर्थ, मुझे सचमुच आपका धन्यवाद करना चाहिए। उसने सोचा था कि निंग इस तकनीक की जानकारी बस एक जेड स्लिप में दर्ज कर देगा ताकि वह उसे देख सके। किसने सोचा होगा कि निंग अपनी ईश्वरीय ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा उसे विरासत हस्तांतरित करने के लिए इस्तेमाल करेगा। यह एक ऐसा संचारण था जो जेड स्लिप में लिखी जानकारी से कहीं ज्यादा विस्तृत था। जेड स्लिप संचारण आरेखों और अक्षरों के माध्यम से होता था, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान संचारण में कई वास्तविक प्रदर्शन शामिल थे। निंग ने कहा, यह मेरी ईश्वरीय बुद्धि के एक छोटे से अंश से अधिक कुछ नहीं है। तो ये रहे वो खजाने जिनका मैंने तुमसे वादा किया था। दाओवादी ब्लूस्टोन ने हाथ हिलाया। फुसफुसाहट, फुसफुसाहट। फौरन उसके बगल में मुट्ठी भर चांदी के तरल की बूंदें प्रकट हुईं। हर एक बूंद बिल्कुल गोल थी। निंग की दृष्टि तीक्ष्णता के बावजूद वह चांदी की बूंदों के पूर्ण गोलाकार आकार में कोई दोष नहीं देख पा रहा था, लेकिन वह उन गोलों के अंदर बहते प्रकाश को धुंधला सा देख पा रहा था। ये सिथे के सिल्वर डाउलॉर्ड बॉडीज हैं। दाओवादी ब्लूस्टोन ने चांदी की बूंदों की ओर इशारा किया। अगर आप अनुष्ठानिक बलिदान से गुजरते हैं तो आप अपनी आत्मा और सच्ची आत्मा को इस द्रव में भेज सकते हैं और उसके साथ एकाकार हो सकते हैं। खुद को एक सिल्वर डाउलॉर्ड में बदल सकते हैं। हर एक सिल्वर डाउलॉर्ड के शरीर में आर्कन स्तर की शक्ति होती है, लेकिन दाव के बारे में आपकी अंतर्दृष्टि यह तय करेगी कि आप इसमें से कितनी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। निंग को ये पहले से ही पता था। जब वह स्टोन एलिफेंट वॉल के अंदर की दुनिया में था तो उसका सामना उन 3 कबीले के बुजुर्गों से हुआ था। उन्हें दाव के बारे में बहुत कम जानकारी थी, इसलिए वे उतनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे जितनी सिल्वर डाउलॉर्ड्स में होनी चाहिए थी। हालांकि निंग को सचमुच झटका लगा जब उसने वे 25 बूंदें देखीं। वे 25 बूंदें 25 सिल्वर डाउलॉर्ड्स का प्रतिनिधित्व करती थीं। तुम्हारे पास इतना है? निंग ने आश्चर्य से कहा। दाओवादी ब्लूस्टोन ने सिर हिलाया। मुझे मूल रूप से कुल 29 बूंदें मिली थीं। मैंने बहुत पहले ही 4 बूंदें दूसरों को दे दी थीं और ये 25 बूंदें छोड़ दी थीं। मेरे पास बस यही है। भाई ब्लूस्टोन, आपको ये सब मुझे देने की कोई आवश्यकता नहीं है, निंग ने जल्दी से कहा। ये मेरे किसी काम के नहीं हैं। दाओवादी ब्लूस्टोन ने सिर हिलाया। जिन दोस्तों और परिवार की मुझे सचमुच परवाह थी, वे बहुत पहले ही मर चुके हैं। मेरी वर्तमान शक्ति को देखते हुए ये चीजें मेरे किसी काम की नहीं हैं। निंग आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। वास्तव में पूरे फ्लेमड्रैगन क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हेगेमॉन ब्राइटशो था। यदि आप किसी साधक को बाहरी साधनों का उपयोग करके प्रशिक्षित और मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप अधिक से अधिक कुछ गोलियों और खजानों का उपयोग करके उसे प्रथम चरण का डाउनलॉर्ड बनने में मदद कर सकते हैं। हालांकि उस व्यक्ति के लिए आगे कोई भी सफलता प्राप्त करना बेहद मुश्किल होगा। इसलिए यदि कोई चौथे चरण का डाउनलॉर्ड बनना चाहता है तो उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना होगा और धीरे धीरे प्रशिक्षण लेना होगा।
दाऊमज के बारे में क्या? वहाँ कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि महान ऑटोक भी दाऊमज के साथ तुम्हारी मदद नहीं कर सकते थे। अगर वे कर सकते तो वे बड़े पैमाने पर हेगेमन्स का निर्माण कर पाते। सिथे के खिलाफ लड़ाई इतनी मुश्किल नहीं होती। ये ठीक इसलिए था क्योंकि कोई भी दाऊमज के साथ किसी की मदद नहीं कर सकता था। इसलिए वस्तुतः कोई भी साधक 108,000 अराजकता चक्र की सीमा से आगे नहीं जी पाता था। जो प्रमुख शक्तियाँ उससे आगे जीवित रह पाती थीं, वे सभी आमतौर पर काफी अकेले होते थे। ज्यादा से ज्यादा वे कभी कभार दूसरे शाश्वत सम्राटों से दोस्ती कर लेते थे। उनमें से कुछ को शायद अफसोस हो, लेकिन ज्यादातर लोग बड़ी तस्वीर देख पा रहे थे। निम की मिसाल लीजिए। अगर वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ 1,08,000 अराजकता चक्रों तक जा सके और फिर उनके साथ मर भी जाए तो ये सब सार्थक होगा। इन सिल्वर डाउनलॉर्ड बॉडीज के अलावा मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक और भी जरूरी खजाना है, ताओवादी ब्लूस्टोन ने कहा। सिल्वर डाउनलॉर्ड बॉडीज को कई संगठन बेहद कीमती मान सकते हैं, लेकिन ऑटच शायद उनमें दिलचस्पी नहीं लेंगे। हालांकि ये खजाना, यहाँ तक कि एक ऑटच भी शायद कुछ ध्यान दे। ये कहते हुए उसने अपना हाथ हिलाया और पहाड़ की चोटी पर एक अजीब सा जीव प्रकट हो गया। ये जीव पूरी तरह से चिकने सफेद फर से ढका हुआ था और बेहद हृष्ट-पुष्ट था। यह इंसान जैसा लग रहा था और इसके चेहरे पर एक बहुत ही ईमानदार, मिलनसार भाव था। गुरु, अजीब सफेद बालों वाले प्राणी ने दाऊवादी ब्लूस्टोन को आदरपूर्वक झुकाया। यह एक सिथे रक्षक है, दाऊवादी ब्लूस्टोन ने कहा। यह एक बहुत ही खास गोलेम है। एक गोलेम? निंग ने धीरे से सिर हिलाया। जैसे ही उसने उस जीव को देखा, उसे एहसास हुआ कि उसमें कोई जीवन शक्ति नहीं है। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि यह एक गोलेम है। सिथ ने आमतौर पर लड़ाकू गोलेम के 3 स्तर बनाए। सबसे कमजोर गोलेम सर्वोच्च दाऊलॉर्ड्स के बराबर होते हैं, औसत गोलेम आर्कॉन्स के बराबर होते हैं, जबकि सबसे शक्तिशाली गोलेम हेगेमॉन्स के बराबर होते हैं, दाऊवादी ब्लूस्टोन ने कहा। हालांकि गोलेम के कुछ अन्य दुर्लभ प्रकार भी हैं। सिथ के अत्यंत उच्च स्थिति वाले या प्रभावशाली सदस्य जो कमजोर होते थे, उन्हें आमतौर पर रक्षक नियुक्त किया जाता था। दाऊवादी ब्लूस्टोन की आंखों में एक यादगार नजारा था। जरा सोचो तो, इसका पिछला संरक्षक एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का व्यक्ति था, जो लालची भी था और मौत से भी डरता था। इसीलिए उसने मेरे लिए इतने सारे खजाने छोड़े थे। अफसोस, अगर मुझे वो चीजें पहले मिल जाती तो मेरी छोटी बहन। हाँ, पर मैं विषय से भटक गया। दाऊवादी ब्लूस्टोन को होश आया और उसने निंग की ओर देखते हुए कहा, तुम इस सिथे रक्षक को बांध सकते हो। ये तुम्हें अपना स्वामी मान लेगा और यह रक्षक की भूमिका भी बखूबी निभाता है। जब तुम साहसिक यात्रा पर निकलोगे तो ये तुम्हारे साथ रहेगा और अगर कुछ बुरा हो जाए तो ये तुम्हारी जान बचा सकता है। भविष्य में तुम इसे किसी ऑटोक को दे सकते हो। ऑटोक शायद इसमें रुचि लेगा क्योंकि ये सिथे रक्षक काफी दुर्लभ होते हैं। निंग ने सिर हिलाया। व्हाइट थॉ, आज से तुम्हारा नया स्वामी भाई डाकनॉर्थ होगा। दाऊवादी ब्लूस्टोन ने सफेद रोए वाले प्राणी को देखा। मालिक, सफेद बालों वाला वह प्राणी उससे अलग होने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। भाई ब्लूस्टोन, ये गोलेम अब भी तुम्हारे काम का होगा, है ना? निंग खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा। दाऊवादी ब्लूस्टोन का प्राइमल ट्विन एक काला सम्राट था और साहसिक कार्य पर निकला था। उसमें सचमुच एक हेजेमोन जैसी शक्ति थी और उसे सुरक्षा की जरूरत नहीं थी। हालांकि दाऊवादी ब्लूस्टोन का असली शरीर उतना शक्तिशाली नहीं था। अगर यह रक्षक उच्च स्तरीय सिथे की रक्षा के लिए था तो इसकी सुरक्षात्मक क्षमताएं असाधारण होनी चाहिए थीं। दाऊवादी ब्लूस्टोन इसे अपने पास क्यों नहीं रखता? इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास और भी विकल्प मौजूद हैं, दाऊवादी ब्लूस्टोन ने कहा। निंग ने सिर हिलाया। अब और बहस नहीं की। मुख्य दिलचस्प खजाने सिथे रक्षक और रजत दाऊलॉर्ड पिंड हैं। बाकी खजाने तुम्हारे लिए बहुत कम उपयोगी हैं और एक ऑटोक के लिए भी कोई काम के नहीं हैं। दाऊवादी ब्लूस्टोन ने लापरवाही से निंग की ओर एक लौकी उछाली। यहाँ कुछ दाव मुहरे और अलग अलग शक्तियों वाले अन्य खजाने हैं। इनमें से सबसे अच्छे 4 या 5 शक्तिशाली हैं। मुझे लगता है कि तुम उन्हें अपने दोस्तों को उपहार में दे सकते हो। ठीक है। निंग मुस्कुराया और खजाने स्वीकार कर लिए। ये चीजें सचमुच उसके लिए सीमित उपयोग की थीं, क्योंकि किसी वास्तविक हेगेमॉन का प्रहार भी उसे घायल नहीं कर पाता। वास्तव में शायद ये उसे अपना अजेय रूप प्रकट करने के लिए भी मजबूर न कर पाए। हालांकि ये दोस्तों, परिवार या शिष्यों के लिए बढ़िया उपहार साबित हो सकते थे। निंग ने जिन अनंत सम्राटों को मारा था, उनसे उसे काफी खजाने मिले थे। उनमें से ज्यादातर चीजें उसके लिए सीमित उपयोग की थीं। उसके स्तर पर उसके काम आने वाली चीजें कम होती जा रही थीं। क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? दाऊवादी ब्लूस्टोन ने पूछा। अगर है तो मुझे बता दो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं आर्कॉन सिल्कस्नो और सम्राट ब्लडस्नो से निपटने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर मुझे पर्याप्त समय मिले तो मैं इसे संभाल लूंगा। अभी कोई जरूरत नहीं है। निंग मुस्कुराया। अगर भविष्य में मैं दाऊमज में असफल हो गया तो मरने से पहले भाई ब्लूस्टोन, मैं तुमसे कुछ चीजें मांगना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है समय आने पर तुम मना नहीं करोगे। एक छोटी सी बात है। दाऊवादी ब्लूस्टोन ने सिर हिलाया। ओह ठीक है। भाई ब्लूस्टोन, क्या आपके पास टेरस्टाजिया का विस्तृत नक्शा है? निंग ने पूछा। उसे खजाने जमा करने थे, जिसका मतलब था कि भविष्य में वह निश्चित रूप से टेरस्टाजिया में साहसिक यात्रा करेगा। सबसे विस्तृत नक्शे विभिन्न प्रमुख शक्तियों द्वारा अत्यधिक गुप्त रखे जाते थे और वे उन नक्शों को दूसरों को यूं ही प्रकट नहीं करते थे। डॉन युद्ध के दौरान साधक सभ्यताएं बहुत एकीकृत थीं।
हालांकि अब सिथे का अंत हो चुका था। विभिन्न साधकों पर निस्वार्थ भाव से सब कुछ एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए कोई बाहरी दबाव नहीं था। हाँ, आप सही व्यक्ति से पूछ रहे हैं। दाऊवादी ब्लूस्टोन जोर से हंसा। मुझे जो सौभाग्य मिला वह मुझे टेरास्टाजिया में साहसिक कार्य करते समय मिला। मेरा प्राइमल ट्विन भी अक्सर टेरास्टाजिया में साहसिक कार्य करता है। मुझे यकीन नहीं है कि मैं फ्लेम ड्रैगन रियल्मवर्स के बाकी सभी लोगों से ज्यादा टेरास्टाजिया के बारे में जानता हूँ या नहीं, लेकिन मैं निश्चित रूप से शीर्ष 3 में जरूर आता हूँ। लो, ये रहा टेरास्टाजिया का विस्तृत नक्शा। दाऊवादी ब्लूस्टोन ने एक सुनहरा स्क्रॉल उछाला। उसने आगे कहा, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। टेरास्टाजिया उन युद्ध क्षेत्रों में से एक था जहां डॉन युद्ध लड़ा गया था। दोनों पक्षों की कई बड़ी शक्तियां वहां लड़ीं और गिरी थीं। यहाँ तक कि हेजेमोन भी बड़ी संख्या में मारे गए थे। ये जगह खतरों से भरी है और इनमें से कई खतरे हेजेमोन को भी आसानी से खत्म कर सकते हैं। तुम्हें सावधान रहना होगा। समझ गया। निंग ने तारा मानचित्र खोला और उस पर एक नजर डाली और जल्दी से उसकी विषय वस्तु याद कर ली। हाँ, अगर और कुछ नहीं है तो चलो अब अलग हो जाते हैं। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम दाओ गठबंधन के जरिए मुझे ढूंढ सकते हो। दाऊवादी ब्लूस्टोन ने अपना हाथ हिलाया, जिससे स्पेसटाइम का विकृत क्षेत्र अपनी सामान्य शांति में लौट आया। फिर उसने अपने बगल में एक आयामी छेद खोल दिया। अलविदा, निंग ने कहा। उसने देखा कि दाऊवादी ब्लूस्टोन आयामी आंसू में कदम रख रहा है। निंग पहाड़ की चोटी पर अकेला खड़ा था। उसने धीरे से सिर हिलाया। एज्योर फ्लावर एस्टेट घूमने का समय हो गया है, लेकिन उससे पहले मुझे स्टोन हिल एलिफेंट वॉल पर एक बार फिर जाना है।